चलिए बेटा, अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा माई सेल्फ सी ए साहिल नारंग और मैं आप लोगों के साथ लेने वाला हूं एक सेशन एक्सक्लूसिवली ऑन एडवांस अकाउंटिंग। बेटा ये आपका एडवांस अकाउंटिंग का मई 2024 अटेम्प्ट के लिए एक मेंटरिंग सेशन है। बेटा इस सेशन के अंदर हम कवर क्या क्या करने वाले हैं? वी आर गोइंग टू कवर 6 एस्पेक्ट्स। पहला एस्पेक्ट ये आता है कि सर चेंजेस क्या हैं नवंबर 23 से मई 24 के सिलेबस में। देर आर स्टूडेंट्स जिनका मई 24 पहला अटेम्प्ट है, एंड देन देर आर सर्टेन स्टूडेंट्स जिन्होंने नवंबर 23 में एग्जामिनेशन दिया था लेकिन एग्जाम उनका क्लियर नहीं हो पाया है। तो उनके माइंड में जो क्वेश्चन है, पहला सवाल ही उनके माइंड में ये है कि सर चेंजेस क्या क्या हैं और हमने उनको केटर कैसे करना। सर सेकेंड सवाल जो आप बेटा बच्चों के मन में है, दैट क्वेश्चन इज सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हम डील कैसे करें। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है ना, हमें अच्छे नहीं लगते। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ना पढ़ना नहीं आता। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना कैसे है? हाउ टू अटेम्प्ट आंसर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, व्हाट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आईसीआई जब वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछता है। सर इससे पहले एमसीक्यूज थे नहीं अकाउंट्स के अंदर। हमने आज तक जब जब पेपर दिया डिस्क्रिप्टिव पेपर दिया। अब सर ये एमसीक्यूज आ गए, क्या करें सर, कैसे तैयारी करें, कैसे डील करेंगे एमसीक्यू, किस टाइप के एमसीक्यूज हैं जो इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम आंसर कर पाए, उसकी तैयारी कैसे करें, ये भी हम यहाँ डील करेंगे। ठीक है। देन लास्ट में आता है पेपर प्रेजेंटेशन। ओवरऑल पेपर को कैसे हम प्रेजेंट करके चलें। ठीक है बच्चों, ये सब एरियाज हैं जो हम आज के सेशन में कवर करके चलेंगे। वी विल स्टार्ट विद योर सिलेबस पार्ट। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूंगा अच्छी खासी एक, आपके मोस्ट ऑफ द डाउट्स उस डिस्कशन के अंदर ओवर हो जाएंगे। ठीक है। जो आपका डाउट रह जाएगा देन 1 to 1 बेटा आप लोग मेरे से इसी सेशन के अंदर डिस्कस कर लेंगे। सर ये वाला सेशन जो है बेटा रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, और ये वाला सेशन जो है बेटा यूट्यूब के ऊपर हम अपलोड भी कर देंगे आप लोगों के लिए, ताकि अगर आपके किसी दोस्त ने अभी ये सेशन नहीं अटेंड कर पा रहा वो बाद में सेशन देख सके। एंड वी आर प्रोवाइडिंग दिस फॉर एवरी सब्जेक्ट। हमारी जो सी एच की टीम है बेटा वो हर एक सब्जेक्ट के लिए सेशन कंडक्ट कर रही है। और अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए होगी बेटा मुझे बता दीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी। एंड ड्यूरिंग द सेशन ओनली मैं आप लोगों के साथ एक व्हाट्सएप का लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वो ज्वाइन कर सकते हैं बाद में, वहां पर हम बेटा बाकी सेशंस की डिटेल भी आपके साथ शेयर कर देंगे। अदरवाइज आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा 7009170545। बेटा इस नंबर पे आप मुझे अपना नेम और साथ में इंटरमीडिएट लेवल लिखकर आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बेटा किस चैनल पे वीडियो अपलोड होगी? सीए एज का बेटा यूट्यूब चैनल है। सीए एज का बेटा यूट्यूब चैनल है, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, उस पर आपको वीडियो अपलोड हो जाएगी, लोगो आपको दिख जाएगा। लोगो आप देखना चाहते हैं, हमारा अकेडमी का लोगो जो है बच्चे ऐसा है, आपकी स्क्रीन पे होगा इस टाइम पे। तो ये लोगो आपको बेटा चैनल पे भी दिख जाएगा। ठीक है जी। तो आपको पता लग जाएगा चैनल कौन सा है। चलो बेटा हम शुरू करते हैं बिना और टाइम वेस्ट करे। ठीक है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वाइंड अप करें सेशन, ताकि आप लोगों का ज्यादा टाइम मैं ना लूं। बस हम स्ट्रेटेजी आपको बता दें कि आगे अब बढ़ना कैसे है। एंड बेटा मन में जो भी सवाल आ रहे हो हैंड रेस करेंगे, बेझिझक होकर पूछ लीजिएगा। किसी बच्चे को ऐसा लगेगा कि सर नहीं मुझे सबके सामने नहीं पूछना है, इंडिविजुअली आपसे डिस्कशन करनी है, नो वरीज। आप लोगों को नंबर मैंने शेयर कर दिया है 7009170545। कॉल मी एनी टाइम। अगर मैं आपको कॉल नहीं उठा पाऊंगा आई विल कॉल बैक। चलो बेटा शुरू करें। बेटा आप लोगों के जितने भी अकाउंटिंग के अंदर टॉपिक्स थे ना, पेपर नंबर 5 और पेपर नंबर 1 के अंदर मैंने सारे के सारे एक जगह कंपाइल कर दिए। हमारे पास टोटल मिला के सर 53 टॉपिक्स थे। जो न्यू ऐड हुए हैं उनको इंक्लूड कर लिया मैंने, जो पेपर 1 में थे, जो पेपर 5 में थे, टोटल 53 टॉपिक्स। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास क्या था सुनेंगे। सर आपका एक चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये आपका टॉपिक जो था बच्चों पेपर नंबर 1 में था। ये आपका पेपर नंबर 1 अभी भी है एडवांस काउंट्स के अंदर। दिस टॉपिक इज इन योर मॉड्यूल नंबर 1। देन फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये बच्चे पेपर 1 में आपने पहले भी पढ़ा था, सेम टॉपिक यहां पर है, सेम। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डिटो सेम जो आपने पेपर 1 में पढ़ा था, ये यहां पर है। बेटा ये तीनों टॉपिक कहां पर थे? ये तीनों टॉपिक थे आपके मॉड्यूल 1 में। सो मॉड्यूल 1 के अंदर जो पहले 3 चैप्टर थे वो 3 चैप्टर आपको यहां पर भी देखने को मिल रहे हैं।
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 आपका पेपर 1 का हिस्सा था, 2 पेपर 1 का हिस्सा था, 3 पेपर 1 का हिस्सा था। ये तीनों टॉपिक अभी भी आपके सिलेबस का हिस्सा रहेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 5, 7, 9, ये सारे स्टैंडर्ड जो है बेटा, ये जो 4 स्टैंडर्ड हैं, ये आपने पढ़े थे पेपर नंबर 5 में। ये आपके पेपर नंबर 5 में थे। ये आपके एडवांस अकाउंट्स के सिलेबस का हिस्सा है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 पेपर 1 में था। दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। AS 11 पेपर 1, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। सेम फॉर AS 12, AS 13, ये भी आपका हिस्सा है। बस यहां पर एक चीज क्या हुई है, आपको बेटा एक चैप्टर होता था इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग मॉड्यूल 3 में, अगर आप रिकॉल करें, जो बेटा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग आप अलग से पढ़ते थे, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को इसी के अंदर अब ऐड कर दिया गया है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग को यहीं पर ऐड कर दिया गया है AS 13 के साथ। देन आपका AS 14 जो आपने पेपर 5 में पढ़ा था वही आपने पढ़ना है। AS 15 इज द न्यूली एडिड स्टैंडर्ड। ये एक न्यूली एडिड टॉपिक है, तो दिस इज फर्स्ट टॉपिक जो आपने नया पढ़ना है। बोरोइंग कॉस्ट आपका पेपर 1 में था, ये अभी भी है। सेगमेंट रिपोर्टिंग पेपर 5, दिस इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। AS 18 पार्ट ऑफ योर सिलेबस। 19, 20, 21 ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। 22 अगेन सेम। सर 23 इज अ न्यूली एडिड स्टैंडर्ड। 23 आपका न्यूली एडिड एक टॉपिक है बेटा। बेटा इस टॉपिक को हम पढ़ते हैं AS 21 के साथ। AS 21, 23 एंड 27 जो है बेटा वो रिलेटेड टॉपिक्स होते हैं। तो जब भी आप पढ़ाई करेंगे, जब भी आप AS 21 पढ़ेंगे, तो AS 21 के साथ ही AS 23 कवर कर लेना और उसके साथ ही AS 27 कवर कर लेना। ये तीनों टॉपिक बेटा एक समझो ग्रुप में पढ़े जाते हैं। ग्रुप में पढ़ोगे आसान लगेंगे, अगर अलग अलग पढ़ोगे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। तो इसको हमेशा एक साथ पढ़ना, AS 21, 23 एंड 27। देन डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन आपका पेपर 5 में था बेटा, ये अभी भी है। इंटरम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बेटा ये आपका एक न्यूली एडेड टॉपिक है। इंटेंजिबल एसेट्स पेपर 5 में था बेटा, ये अभी भी है। देन बेटा दिस इज अनदर योर न्यूली एडेड टॉपिक। इंपेयरमेंट न्यूली एडेड। तो सर 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ऐसे मिल गए हैं सर जो नए ऐड हुए हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 23, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 28। बेटा ये 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं आपके क्या कर दिए गए हैं, न्यूली आपको ऐड कर दिए गए हैं। ये आपके सिलेबस का पहले हिस्सा नहीं होते थे। ठीक है, सो दीज आर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा जो आपने पढ़ के चलने हैं। देन कमिंग टू योर नेक्स्ट टॉपिक बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 आपका पहले भी था पेपर 5 में, ये अभी भी सिलेबस का हिस्सा है। शेड्यूल 3 आपने पहले पेपर 1 में पढ़ा था, अब भी आप पढ़ेंगे। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर आप रिकॉल करो तो आपका मॉड्यूल 1 में भी होता था AS 3 का, AS 3 की फॉर्म में, और एक बार मॉड्यूल 2 में गिवन था कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बेटा एज इट इज अभी भी गिवन है, तो ये आपका सेम है। देन बेटा आपका एक टॉपिक बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, दिस वाज इन योर पेपर नंबर 5, ये आपका सिलेबस का हिस्सा है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आपका पेपर 5 में था, यहां पर भी है। ब्रांच अकाउंटिंग जो आपका पेपर 1 में होता था बेटा वो यहां पर। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन बेटा दिस हैज बीन डिलीटेड, अब ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये आपका कहां होता था, पेपर 1 में होता था। डिविजिबल प्रॉफिट ये अभी भी आपके सिलेबस का हिस्सा है, पेपर 1 में होता था। दिस टॉपिक हैज बीन डिलीटेड, और ये टॉपिक अब ना फाउंडेशन लेवल पे है ना इंटर लेवल पे है, ये चैप्टर ही बेटा डिलीट कर दिया गया है आपके इंस्टीट्यूट द्वारा। देन बेटा आपका ये जो बोनस इशू, राइट इशू, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये जो टॉपिक्स थे ये आपके पेपर 1 में होते थे बेटा, इनको अब फाउंडेशन लेवल पे ले जाया गया है। इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इसको मर्ज कर दिया गया है किसके साथ, दिस हैज बीन मर्ज विद AS 13। इंश्योरेंस क्लेम हैज बीन डिलीटेड, हायर परचेज डिलीटेड, डिपार्टमेंटल डिलीटेड। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स आपका पेपर 1 में होता था, ये आपका फाउंडेशन में चला गया है। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन आपका पेपर 5 में होता था सर, अब ये डिलीट कर दिया गया है। इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट सर डिलीटेड। लिक्विडेशन ऑफ कंपनी सर डिलीटेड। ये आपका बेटा पेपर 5 के टॉपिक्स होते थे। बैंकिंग कंपनी NBFC पेपर 5 में था, डिलीटेड। पेपर 5 में आप एक टॉपिक पढ़ते थे डिसोल्यूशन और पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन वाला, बेटा वो टॉपिक आपका पेपर 5 में था, वो फाउंडेशन में चला गया है। अमेलगामेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म ये आपका डिलीट हो गया है। कन्वर्जन आपका डिलीट हो गया, ये आपका पेपर 5 में होते थे।
तो सर अगर मैं क्रक्स दूं तो बेटा क्रक्स क्या निकला? क्रक्स निकला सर जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हमारे पास सारे के सारे हैं। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितने हो गए? 27। देन 3 कुछ आपके बेसिक चैप्टर्स हैं, 3 बेसिक चैप्टर हैं। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फ्रेमवर्क फॉर प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेबिलिटी। टोटल टॉपिक कितने हो गए? 30। देन उसके बाद मैं ऐड करना शुरू शुरू करूं, एक आपका आता है शेड्यूल 3, एक आपका आता है बेटा बाईबैक, एक आपका आता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और एक आपका आ जाता है डिविजिबल प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके बेटा टॉपिक्स और आ रहे हैं। और आपका आ जाता है ब्रांच अकाउंटिंग। यही आपका सिलेबस बचा। 27 and 3 30, 30 एंड प्लस 5 टॉपिक्स। तो टोटल टॉपिक्स कितने हो गए सिलेबस में? 35। तो बेटा सिलेबस के अंदर क्या चेंज आया, सबको समझ में आया? प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, हैंड रेस कर दीजिए। सबको क्लियर हुआ कि सिलेबस के अंदर चेंज किस लेवल का आया है? तो सर अगर वो बच्चा जिसने पेपर 1 और पेपर 5 दोनों की अकाउंटिंग पहले पढ़ी हुई थी, कर सकते हैं बेटा, हैंड्स डाउन कर सकते हैं। जिसने पेपर 1 और पेपर 5, बेटा जिसने तो दोनों पढ़े हुए थे, सर उसके लिए अगर मैं पर्टिकुलर चेंजेस की बात करके चलूं, तो उसको सिर्फ क्या करना है, जो नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऐड हुए हैं आपके लिए सिर्फ वो नया है। AS 23, AS 25, AS 27, AS 28, AS 15। ठीक है, आपके लिए सिर्फ ये ऐड हुआ। लेकिन जिस बच्चे ने बेटा सिर्फ पढ़ा ही ग्रुप 1 का अकाउंट्स, जिस बच्चे ने ग्रुप 1 का ही अकाउंट्स पढ़ा था, ग्रुप 2 का अकाउंट्स कभी पढ़ा ही नहीं, उस बच्चे की जरा एंगल से सोच के देखो। आपका ग्रुप 1 के बेटा अकाउंट से उठ के क्या आया? 3 बेसिक चैप्टर। और सच बताना, आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने 3 बेसिक चैप्टर ढंग से पढ़े थे? मैं बताता हूँ, 99% बच्चा बेटा इन 3 चैप्टरों पे ध्यान तक नहीं देता। पता है क्यों? पास पेपर का ट्रेंड हम देखेंगे, हम कहेंगे इसमें से 5 नंबर का तो क्वेश्चन बनता है। ठीक है, हम इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर कई बार ऑप्शन में निकल जाता है हमारा। बच्चा कभी ध्यान देता ही नहीं। एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी ध्यान नहीं दिया। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने कभी ध्यान नहीं दिया। फ्रेमवर्क वाले चैप्टर के ऊपर हमने कभी ध्यान दिया नहीं। ये सच्चाई है। बच्चा इन चैप्टरों को ध्यान ही नहीं देता। क्यों? बच्चा लगा होता है हायर परचेज, डिपार्टमेंटल, इंश्योरेंस क्लेम, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, है ना, रिडम्पशन, वो सब बच्चा करता रह जाता है। इन चैप्टर्स के ऊपर हमने कभी ध्यान नहीं दिया। ये सच्चाई है। कितने बच्चे एग्री करते हैं मेरे साथ कि हमने अगर पढ़े भी हैं ये चैप्टर, हमने ढंग से नहीं पढ़े थे सर? जिन जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं, क्या एग्री करते हैं इस बात से मेरी? एग्री करते हैं बेटा, एक बार हैंड रेस कर दो बच्चे। नहीं करते एग्री, मतलब सबने पढ़ा हुआ है अच्छे से? पक्का पूछ लो फिर कुछ चीज। चलो, ये 3 बेसिक चैप्टर, आपके 8 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और उसके अलावा सिर्फ ब्रांच अकाउंटिंग। सर बाकी तो सारा उड़ गया। और सर ब्रांच अकाउंटिंग एक ऐसा चैप्टर था जो मेरे पास एंड में बच्चों के कॉल्स आ रहे होते थे, कहते कि सर हमने ना सारा सिलेबस कर लिया, ब्रांच अकाउंटिंग ना हमसे खत्म होने पे नहीं आ रहा। ब्रांच अकाउंटिंग की वेटेज होती थी 10 नंबर। सर पढ़ने के लिए क्या क्या होता था? डिपेंडेंट ब्रांच, उसके अंदर 4 मेथड, इंडिपेंडेंट ब्रांच, फॉरेन ब्रांच, है ना। तो होता क्या था, ब्रांच अकाउंटिंग ना बच्चा कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील ही नहीं करता। तो ब्रांच अकाउंटिंग हम ध्यान से नहीं पढ़ते थे। ब्रांच अकाउंटिंग हम सोचते थे हम ऑप्शनल में छोड़ जाएंगे। इसी माइंडसेट से बच्चा जाता था पेपर देने। ब्रांच अकाउंटिंग मेजोरिटी बच्चा ऐसा होता है जिसको ब्रांच अकाउंटिंग नहीं अच्छा लगता था ग्रुप 1 का। देखो वो टॉपिक उठा के लिया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसी चीज रही है जो जिसके साथ मैंने एक ऑब्जर्व करा है कि जिस बच्चे को पढ़ने का तरीका नहीं आता एएस का, या जिसके एएस के कंसेप्ट नहीं क्लियर, वो बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है एएस के अंदर। वो बच्चा कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है एएस के अंदर। उसको यही नहीं पता कि आंसर एएस का आंसर कैसे लिखना है। सर अब गलती क्या हो रही है हमसे एएस पढ़ने में, समझेंगे इस चीज को बेटा। हम ना एक्सेप्ट करना होगा बेटा चीजों को, दैट स्टूडेंट जो है थोड़ा सा आज के टाइम पे हो चुका हुआ है, सर हमें तो शॉर्टकट चाहिए। आप हमें बस ये बता दो सर पढ़ना क्या क्या है इंपॉर्टेंट, हम उतना पढ़ जाएंगे। हमें चार्ट बुक दे दो, हम चार्ट पढ़ जाएंगे बस। या हमें ना लिमिटेड क्वेश्चंस बता दो, हम उतने क्वेश्चंस पढ़ जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दो, हम सिर्फ वो कर जाएंगे। बच्चे एक चीज समझो, इफ यू आर रिलाइंग ओनली ऑन द चार्ट्स एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, आपका पर्पस सॉल्व नहीं होने वाला। क्यों? सर हमारा पेपर पैटर्न ही चेंज हो गया है। पेपर पैटर्न के नाम पे अब हमारे पास 30 नंबर के एमसीक्यूज आने वाले हैं और 70 नंबर का बाकी पेपर आने वाला।
अब जिस बच्चे ने बेटा दोनों अकाउंट्स पढ़े हुए हैं उसके लिए कम चेंजेस हैं, लेकिन जिस बच्चे ने सिर्फ ग्रुप वन का अकाउंट्स पढ़ा था उसके लिए किस लेवल के चेंजेस हैं अब आप लोग खुद लगा लीजिए। जितने ग्रुप टू के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे वो भी सारे पढ़ने हैं, बाय बैक पढ़ना है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा 5 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो नए ऐड हुए सर वो भी पढ़ने हैं। तो यहां पर एक प्रैक्टिकल डिसीजन की बात आ जाती है कि सर हम आगे प्रोसीड कैसे करें, क्योंकि अब आपका बेटा अगर ग्रुप वन देखो तो ग्रुप वन हो गया बल्कि। सर पहले भी ग्रुप वन का सिलेबस ज्यादा होता था। अगर आप ग्रुप वन और ग्रुप टू का सिलेबस कभी कंपेयर करोगे ना ओवरऑल, तो ग्रुप टू का सिलेबस बेटा हमेशा थोड़ा होता है और ग्रुप वन का सिलेबस हमेशा ज्यादा इंटर लेवल पे। फाइनल लेवल की बात करूंगा ना मैं, तो फाइनल लेवल में ग्रुप टू का सिलेबस ज्यादा लग रहा होता है, क्योंकि वहां डायरेक्ट टैक्स आ जाता है, वही नहीं खत्म होने में आ रहा होता। सर ग्रुप वन में आपके पास बेटा टैक्सेशन है जिसके अंदर डायरेक्ट टैक्स भी पढ़ना है, जीएसटी भी पढ़ना है। अकाउंट्स के अंदर अगर तुम देखो तो एज गुड एज जितना आपका सिर्फ अकाउंट्स का पेपर वन का सिलेबस था इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, उससे 2 टाइम्स लगभग हम अब जा रहे हैं, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स, शायद उससे भी ज्यादा अब हमने कंटेंट पढ़ना। सर वेटेज क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन था सर वेटेज क्या है, कि पहले तो हम चॉइस कर जाते थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ध्यान से नहीं पढ़ा। सर वेटेज बच्चों एक बार देख लो, तुम लोगों को समझ में आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर ध्यान देना क्यों जरूरी है। आपका बेटा ये चीज देखो, जो आपका एक बेसिक चैप्टर कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की इंट्रोडक्शन, फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, एप्लीकेबिलिटी वाला चैप्टर, और प्लस आप देखो इन्होंने कितने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेटा नाम लिख डाले हैं। और वेटेज देख लो बेटा तुम्हारे सामने कितनी है। सर वेटेज है 65%, एज गुड एज एग्जाम्पशन। मतलब जिस बच्चे ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अच्छे से कर लिए है, बेसिक चैप्टर अच्छे से कर लिए है, तो एग्जाम्पशन वो ला सकता है। बच क्या गया सर, जो कंपनी अकाउंट्स वाले टॉपिक थे, बायबैक, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, शेड्यूल 3, 30 to 35%, एंड ब्रांच अकाउंटिंग 5 to 10%, खत्म। ये आपकी बेटा वेटेज है। अब तुम मुझे बताओ, 120 नंबर का अगर पेपर बनता है इंक्लूडिंग चॉइस, 120 में से अगर 65% जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, क्या हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के जाने का रिस्क ले सकते हैं? क्या हम कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ के जाने का बेटा रिस्क ले सकते हो? तुम लोग नहीं ले सकते। 120 में से 65% कर लो, 60% कर लो, तुम लोग 72 मार्क्स। पेपर में 70 मार्क्स के अगर तुम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दिखने वाले हैं, तो छोड़ के जाने का तो बेटा रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकते, राइट। अब बात आती है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़े कैसे, सर हमें ना कंफर्ट नहीं फील होता। बेटा प्रॉब्लम क्या आती है कि फाउंडेशन लेवल तक हमने कभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़े नहीं। हमने अकाउंट्स को पढ़ा एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की नजर से। हमने क्या करा कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन करे, फाइनल अकाउंट्स करा, पार्टनरशिप करा, एनपीओ करा, है ना। इवन अगर हमारा ओल्ड सिलेबस जो था, हमने इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करा, प्रैक्टिकल चैप्टर था। प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन थी, डिबेंचर्स की रिडम्पशन थी, या बोनस राइट इशू था, तो वो लॉ बेस्ड था, हमें पता था यार ये एंट्रीज गिनती की, ये 4 एंट्रियां होनी। हमने उस बेस के ऊपर अकाउंटिंग करी, तो हम ना एक कंफर्ट जोन में थे। हाँ जी बेटा, ये चार्ट मैं शेयर कर दूंगा ईशा, ये चार्ट हम शेयर कर देंगे, और ये चार्ट बेटा आपकी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल है, आईसीए की वेबसाइट पे भी मिल जाएगा ये, ठीक है। बाकी मैं भी शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। तो बेटा आप अब एक चीज समझो कि अब हमें अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। बेटा उससे पहले मैं जाऊं कि ऑब्जेक्ट हमने पढ़ने कैसे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, पहला मुद्दा पता है क्या आता है? सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें इंस्टीट्यूट पढ़ा क्यों रहा है? बेटा मैं अगर आप लोगों से आज एक सवाल पूछूं, बेटा आप लोग सीए क्यों कर रहे हैं? वाई? वाई सीए? लॉ क्यों नहीं कर रहे भाई? एमबीए क्यों नहीं कर रहे? सीएमए क्यों नहीं? सीएस क्यों नहीं? सीए ही क्यों? सिर्फ ग्रेजुएशन करके क्यों नहीं रुक गए? कहीं ना कहीं तुम लोगों को आंसर पता होगा इसका। सबको पता है ना कहीं आंसर कि हाँ जी सीए क्यों कर रहे हैं, कोई ऐसा तो नहीं है जो ब्लैंक है कि हाँ जी मैं सीए क्यों कर। बेटा जब तुम लोगों को ये पता है कि तुम लोग सीए क्यों कर रहे हो, तो बेटा अगर इंस्टीट्यूट भी तुम लोगों को कोई चीज पढ़ा रहा है, वो इसी वजह से पढ़ा रहा है ना, वो तुम्हें काम आने वाली है। आप लोग मुझे एक चीज बताओ, सीए करने के बाद बेटा देखो, वैसे तो आज के टाइम में बहुत ऑप्शंस है ना, लेकिन स्टिल जो सबसे दो कॉमन रहते हैं वो क्या रहते हैं? एक सर हम जॉब में जाएंगे, सर दूसरा हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? मेन तो हमें स्टार्टिंग में यही पता होते हैं ना, वो तो बाद में जाके ऑप्शन पता लगे ना कि भाई और भी चीजें हैं, जॉब और प्रैक्टिस के अलावा भी और चीजें हैं। बट मेन तो हमें यही पता होता है सर एक जॉब है या प्रैक्टिस है। अब चलो तुम मुझे एक चीज बताओ,
बेटा तुम्हारी जॉब लग गई, तुम किसी कंपनी में, बड़ी एमएनसी में लग गए या किसी कंपनी में लग गए, वहां के तुम अकाउंट्स के हेड हो, वहां पर तुम अकाउंट्स के हेड हो। ठीक है, तुम्हारा काम क्या होगा, बस एक चीज बता दो, क्या तुम्हारा काम होगा, मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, तुम मैनेजमेंट का हिस्सा हो, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करनी चाहिए? क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? बस मुझे इसका आंसर दे दो, यस और नो। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेरे ऊपर लग रहे हैं, क्या मुझे अप्लाई करने हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम? एग्री? बच्चा आप लोग बात भी कर सकते हो, यस नो बोल के भी बोल सकते हो। कर रहे हैं एग्री सारे? अरे बेटा पार्टिसिपेट प्लीज, यस और नो। यस सर। है ना? एक लैंग्वेज, मनदीप ने एक लाइन लिख के दी, यस सर एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब तुम लोग मुझे एक चीज बताओ, जब तुम लोगों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आते ही नहीं होंगे, तो भाई कहां से फाइनल कर लोगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना कैसे लोगे? तो इसी वजह से तो इंस्टीट्यूट आपको इंटर लेवल पे अब सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा रहा है और फाइनल लेवल पे इंडियस पढ़ा रहा है। क्योंकि एएस कहता है जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं, हमारे जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहा है उसको एएस आनी चाहिए। कह रहे हैं जो हमारा स्टूडेंट है बड़ी कंपनी के साथ डील कर रहा होगा, जहां पर इंडियस एप्लीकेबल है, उसको इंडियस आनी चाहिए, तभी तो इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है। दिक्कत यही आती है कि हमारी ना अप्रोच गलत है, हम पढ़ते किस एंगल से हैं कि भाई हमने पास होना है। हमने पास होने के लिए नहीं पढ़ना, हमने नॉलेज के लिए पढ़ना है। जिस दिन तुम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को उस अप्रोच से पढ़ोगे कि भाई मुझे इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, इसलिए सीखना है, उस दिन बेटा तुम्हें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटरेस्टिंग लगने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज द रीजन इंस्टीट्यूट आपको इंटर लेवल पे एएस और फाइनल लेवल पे इंडियस पढ़ा रहा है। अब बात करके चलें बेटा, अगर हम प्रैक्टिस की, आप प्रैक्टिस में जाते हो, प्रैक्टिस में जाके कल को आपने क्या करना है, ऑडिटिंग, ऑडिट करोगे। जब आप ऑडिट रिपोर्ट साइन करते हो, जिन्होंने ऑडिट पढ़ा हुआ है थोड़ा सा, तो ऑडिट रिपोर्ट जब हम साइन करते हैं, क्या ऑडिट के अंदर एक लाइन लिखी होती है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए प्रिपेयर करी गई है? क्या ऐसा कुछ स्टेटमेंट एक होती है? आप उसके ऊपर सर्टिफाई कर रहे हो, साइन कर रहे हो, यूडिंग जनरेट करके देते हो तुम लोग। अब अगर आप लोगों को यही नहीं पता कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते कौन कौन से हैं, उसको एप्लीकेशन उसकी क्या है किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, हाउ कैन यू सर्टिफाई कि हाँ जी सर ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाई गई? तो बेटा सबसे पहले इस ऑब्जेक्टिव को समझो कि वॉट एवर यू आर रीडिंग, वॉट एवर इज इन योर सिलेबस, उसका एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर, अगर आपका ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर है ना, तो बेटा दिक्कत है। तो फर्स्टली ऑब्जेक्टिव क्लियर होना जरूरी है। सीए क्यों कर रहे हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्यों पढ़ाए जा रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को अगर वाकई इजी बनाना है, फर्स्ट चेंज योर माइंडसेट। समझ लो इस चीज को कि क्यों पढ़ रहे हो एएस, इस वजह से पढ़ रहे हो क्योंकि भाई कल को जब तुम जॉब में जाओगे, अगर ऑडिट इंटरनल डिपार्टमेंट में भी होगी ना, तुम इंटरनल ऑडिट भी होगी ना अगर तुम्हारी प्रोफाइल, तब भी कहीं ना कहीं तुम्हें नॉलेज चाहिए भाई। अगर इंटरनल ऑडिटर भी हो, स्टेचुटरी ऑडिटर भी हो, तब भी नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। चाहे वो फिर एएस है चाहे इंडियस है, दोनों की नॉलेज चाहिए, तभी इंस्टीट्यूट पढ़ा रहा है। सर अब बात ये आती है कि सर एएस को पढ़ने का सही तरीका क्या है? बेटा मैं अगर अपने टीचिंग स्टाइल की बात करके चलो, देखो हर एक टीचर के पढ़ाने का अपना एक स्टाइल होता है। मेरा जो टीचिंग स्टाइल रहता है बेटा, मैं रेफर करता हूं बेयर टेक्स्ट। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बेयर टेक्स्ट नहीं पढ़ रहे तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, अगर ये मैंने अब अपनी क्लास के एक नोट्स आपके सामने शेयर करें, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 मैंने रिसेंटली पढ़ाया, मैं इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को क्यों पिक करूं? क्योंकि सर मुझे आप लोगों को यहां पर अब समझाना है कि बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुश्किल नहीं है, अगर आपका माइंडसेट क्लियर है कि सर इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पढ़ना कैसे है। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम क्या है बेटा? कंटीजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, राइट? यानी अब नाम से ही पता लग रहा है कि ये स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं इन दो बातों के बारे में बात, इन दो चीजों के बारे में बात करेगा। कंटीजेंसीज, एक है कंटीजेंसीज, दूसरा है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब अगर कंटीजेंसीज का आप मीनिंग देखो, मैं कह रहा हूं थोड़ा सा बस कॉमन सेंस लगानी है और कुछ नहीं। अगर आप लोग कंटीजेंसीज का बेटा मीनिंग देखोगे, तो कंटीजेंसीज के मीनिंग के अंदर ना एक स्टेटमेंट आती है। मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ लेके जाता हूं।
ठीक है, जो तो मेरा स्टूडेंट है इस टाइम पे ज्वाइन करा हुआ, उसको स्टेटमेंट भी याद होगी। कंटीजेंसीज के एक स्टेटमेंट क्या है, ध्यान से ध्यान देना, कंडीशन और सिचुएशन द अल्टीमेट आउटकम ऑफ विच इज गेन और लॉस which will be determined only on the occurrence or non-occurrence of one or more future uncertain event, है ना, uncertain future event। यानी कंटीजेंसी क्या है, एक कंडीशन है या सिचुएशन है जिसका आउटकम क्या रहेगा, या तो गेन होगा या लॉस होगा, वो हमें कब पता लगेगा, अगर फ्यूचर कोई अनसर्टेन इवेंट होगा या नहीं होगा, अक्रेंस या नॉन अक्रेंस के ऊपर। तो बेटा यहीं से पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस स्टैंडर्ड के अंदर कंटीजेंसी गेन के बारे में बात हो रही होगी और कंटीजेंट लॉस के बारे में बात हो रही होगी। तो अगर मैं कंटीजेंसी के बारे में बात करूं, अगर AS4 का मैं एक क्रक्स बनाने की कोशिश करूं, तो सर मुझे ना दो चीजें नजर आई। एक है कंटीजेंसी, सर दूसरा है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर बैलेंस शीट डेट। ठीक है, अब कंटीजेंसी की अगर मैं मीनिंग देखता हूं तो मुझे वहां पर दो चीजें दिखती हैं, एक गेन है एक लॉस है। अब इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या बताया गया है कि इसको डिस्क्लोज कैसे करना है, अगर कंटीजेंट गेन है तब कैसे डिस्क्लोज करोगे, लॉस है तब कैसे डिस्क्लोज करोगे। सिमिलरली इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अगर तुम इसकी डेफिनेशन पढ़ो तो इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या होता है, बैलेंस शीट डेट से लेके अप्रूवल के बीच जो इवेंट्स हो रहे हैं उसको बोलते हैं इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। और साथ में वो ये कहता है कि ये इवेंट दो तरीके से आइडेंटिफाई करे जा सकते हैं। पहला, कि कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट। ठीक है, मतलब हमें फर्दर कुछ ऐसा एविडेंस मिला है कि भाई कंडीशन एग्जिस्ट करती थी बैलेंस शीट डेट के ऊपर। दूसरा है कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी। तो इनको अगर मैं नाम दूं, एक हो गया एडजस्टिंग इवेंट और दूसरा हो गया नॉन एडजस्टिंग इवेंट। अब स्टैंडर्ड के अंदर क्या बताया गया है कि एडजस्टिंग अगर इवेंट है तब इसका डिस्क्लोजर कैसे दोगे, अगर नॉन एडजस्टिंग इवेंट है इसका डिस्क्लोजर कैसे दोगे। बस इतना सा ही स्टैंडर्ड है, खत्म। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जो है वो बात ही किस बारे में कर रहा है, वो कहता है जी कंटीजेंसी एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। कंटीजेंसी क्या है, इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट क्या है। कंटीजेंसी की डेफिनेशन पढ़ी, हमें पता लगा कि कुछ कंटीजेंसी कॉन्टीजेंट गेन होता है और कुछ कंटीजेंट लॉस होता है, उसका डिस्क्लोजर कैसे देना है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट पढ़ा, हमने देखा अच्छा ये इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट होता है। तो उसके अंदर दो तरह के इवेंट्स हमारे पास आते हैं, एक एडजस्टिंग एक नॉन एडजस्टिंग। एडजस्टिंग को कैसे डिस्क्लोज करोगे, नॉन एडजस्टिंग को कैसे डिस्क्लोज करोगे। बस इतनी सी बात करता है, स्टैंडर्ड खत्म। पॉइंट आता है कि सर इंस्टीट्यूट आपसे क्या एक्सपेक्ट करके चलता है। सर मैं क्यों कहता हूं बच्चों बेयर टेक्स एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, वाई। बेयर टेक्स इस वजह से पढ़ना चाहिए क्योंकि जब आप बेयर टेक्स पढ़ोगे ना, यू विल रियलाइज कि बेयर टेक्स के अंदर ना कुछ एक एग्जांपल्स हिडन होते हैं। बेयर टेक्स के अंदर कुछ एक एग्जांपल हिडन होते हैं, मैं आपको यहां पर दिखाऊं। जैसे ये देखो बेटा, पैरा नंबर 4.2। अब बेटा कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि ये जो 4.2 लिखा हुआ है इसको पैरा नंबर बोलते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर पैरा नंबर होते हैं, तो दिस इज पैरा नंबर 4.2। पैरा नंबर 4.2 की अगर मैं बात करके चलूं तो देखो यहां पर कहीं ना कहीं उसने एक एग्जांपल दिया है, डेप्रिसिएशन को रिगार्डिंग उसने एक एग्जांपल दे रखा है। और अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना इंस्टीट्यूट के, इंस्टीट्यूट ने इसी के बेस के ऊपर तो बेटा क्वेश्चन फ्रेम करे होते हैं। जो इंटरनल एग्जांपल्स होते हैं बेटा उसके बेस के ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन फ्रेम करे होते हैं। हमने क्या करा होता है, सिर्फ चार्ट पढ़ जाते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, हमें ये नहीं समझ में आता कि लिखना किस तरीके से है। जब आप कोई स्टैंडर्ड पढ़ते हो तो यू भी रियलाइज कि स्टैंडर्ड के अंदर आपको खुद ही एग्जांपल गिवन है। जैसे ये देखो, यहां पर एक एग्जांपल गिवन है, एन एडजस्टमेंट में बी मेड फॉर लॉस ऑन ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट विच इज कंफर्म्ड बाय इंसॉल्वेंसी ऑफ अ कस्टमर विच अकर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। इंस्टीट्यूट इसी पॉइंट को पिक कर कर एक क्वेश्चन बना देता है। अब अगर आपने बेयरटेक्स से पढ़ा हुआ है, यू हैव एन आइडिया कि भाई किस टाइप की स्टेटमेंट्स आ सकती हैं, कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एक बार बेयरटेक्स अगर पढ़ लोगे बेटा, पढ़ना आ जाएगा तो आपको डिफिकल्टी नहीं होगी। और बेयर टेक्स्ट पढ़ना हमें मुश्किल क्यों लगता है, क्योंकि हम ना ये नहीं समझते कि स्टैंडर्ड कहना क्या चाहते हैं। आपको सबसे पहले हर एक स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव समझना चाहिए कि भाई स्टैंडर्ड जो है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और अगर आप बेयर टेक्स्ट देखोगे ना, बेयर टेक्स्ट के अंदर बेटा किसी भी बेयर टेक्स्ट को उठा लेना, सबसे पहले क्या दिया होता है, उस स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव ही दिया होता है कि भाई ये स्टैंडर्ड हम पढ़ा क्यों रहे हैं तुम लोगों को, ये स्टैंडर्ड डील किसके साथ करता है, सबसे पहले ही यही बताया होता है चीज। तो एक बार तुम लोगों को ये पता लग गया कि भाई ये स्टैंडर्ड पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, तो क्लैरिटी मिल जाएगी। मैं आप लोगों के लिए एक स्टैंडर्ड और उठा लेता हूं। ठीक है, मैं आपके सामने दो तीन स्टैंडर्ड उठाता हूं, जैसे AS11 देखो। एएस आप 11 नहीं, आप ऐसा करो AS5 देखो।
अब बेटा ये आपका AS5, AS5 जो है आपका, ये तो स्टडी मटेरियल से हो गया। वी विल गो टू द बेयर टेक्स्ट थिंग। AS5 का बेटा बेयर टेक्स्ट है। अब ये बेटा AS5 का बेयर टेक्स्ट है। स्टैंडर्ड का नाम क्या है? नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, प्रायर पीरियड आइटम्स एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर बेटा तुम सिर्फ कंटेंट पढ़ लोगे ना बेयर टेक्स्ट के, तुम्हें समझ में आ जाएगा स्टैंडर्ड कहां तक रेस्ट्रिक्टेड है। स्टैंडर्ड बात करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्या होती है, प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम ऑर्डिनरी आइटम एक्टिविटीज क्या है, प्रायर पीरियड आइटम क्या है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट क्या है, और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है। अगर अब तुम इस स्टैंडर्ड को अगर एक वैसे पढ़ोगे ना एक न्यूज़पेपर की तरह, तुम लोग कहोगे यार पता नहीं क्या चल रहा है। लेकिन अगर अब यहाँ पर तुम एक माइंड मैप बना के चलो ना, तो तुम लोगों को पता लग गया भाई इस AS5 के अंदर क्या क्या बात हो रही है। AS5 बात करता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड की। AS5 बात करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की, बात करेगा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज की, बात करेगा प्रायर पीरियड आइटम की, बात करेगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, और लास्ट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो तुम देखोगे ना तुम्हारे सामने ना बेटा 6 टॉपिक बन गए। अब अगर मुझे चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में सब पता है, अगर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के बारे में मुझे सब पता है, तो क्या मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ क्वेश्चन फिर, अगर मेरा कंसेप्ट क्लियर है। अगर मुझे ये पता है कि अकाउंटिंग चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट होता क्या है, तो क्या मैं आराम से आंसर दे सकता हूँ उसका? बिल्कुल दे सकते हैं। दैट मेथोडोलॉजी हैज टू बी चेंज्ड। हम क्या करते हैं, शॉर्टकट में चले जाएंगे बिना उस चीज को समझे कि भाई माइंड मैप क्या है। और माइंड मैप आपका कंटेंट वाली पेज के ऊपर ही छुप रखा है। मैंने क्या किया, मैं कोई इंटरनली थोड़ा ना गया, अभी मैं तो यहीं से बता दिया। और अब तुम नीचे जाके देख लेना कभी स्टैंडर्ड को, इस स्टैंडर्ड में इसके अलावा कोई बात नहीं हो रही होगी। और अब जो बात आती है सर एग्जाम्पल्स की, ये देखो आपका बेटा पैरा नंबर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर एक पैरा नंबर 14 है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर ना एक पॉइंट बोला गया है। क्या बोला गया है कि जो भी आइटम को, जब आइटम्स और एक्सपेंस जो है प्रॉफिट और लॉस की ऑर्डिनरी एक्टिविटीज हैं, आर ऑफ सच साइज, नेचर एंड इंसिडेंस, कि उनका डिस्क्लोजर जो है वो रेलेवेंट है एक्सप्लेन करने के लिए कि एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस क्या है। तो उस केस में हमें नेचर और अमाउंट को डिस्क्लोज करना होता है। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखा हुआ है पैरा नंबर 12 में। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के अंदर ही पैरा नंबर 14 के अंदर वो सिचुएशंस दे रखी हैं। आपका इंस्टीट्यूट क्या करता है, यहां पर देखो बेटा, आप लोगों को 7 सिचुएशंस दे रखी हैं। आपका इंस्टीट्यूट इन्हीं 7 सिचुएशंस में से क्वेश्चन बनाता है, क्वेश्चन फ्रेम करता है, और आपसे पूछ लेता है कि इसका डिस्क्लोजर कैसे देके चलेंगे। अब जिस बच्चे ने ये पढ़ रखा होगा, साक्षी बच्चे प्लीज बेटा पेन आप ना चलाएं, रिक्वेस्ट है बच्चे, ठीक है बच्चे, प्लीज जो भी लिखा है बेटा पेन से प्लीज मिटा देंगे, साक्षी रिक्वेस्टिंग बच्चे। चलो, अब बेटा यहां पर आपको 7 पॉइंट्स गिवन है। 7 पॉइंट्स बेटा आपको ये जो गिवन है, अगर आप पढ़ के देखोगे ना बेटा, इंस्टीट्यूट इसी के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम कर देता है। वो आपको एक केस दे देगा, आपको कहेगा बताओ इसका डिस्क्लोजर कैसे चलेंगे एज पर द रेलिवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब आपको अगर ये पता है AS5 के अकॉर्डिंग ये ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, आपको पता है कि ये आइटम जो है इज ऑफ सच साइज, नेचर और इंसिडेंस की, इसको हमें सेपरेटली डिस्क्लोज करके चलना है परफॉर्मेंस को एक्सप्लेन करने के लिए, बस उतना लिखकर आप आंसर लिख दीजिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे। लेकिन जिस बच्चे ने बेयर टेक्स्ट पढ़ा ही नहीं है, वो पता बच्चा फिर किस चीज में जाएगा, वो जाएगा फिर रट्टाफिकेशन में, कि अच्छा अगर ये क्वेश्चन आया ये, तो फिर जो पॉइंट्स के तो क्वेश्चन मिल जाएंगे वो कर लोगे, जिस पॉइंट्स के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे ना, वो हमें पता ही नहीं है कि ऑर्डिनरी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है, अगर आप कंप्लीट बेयर टेक्स्ट एक बार नहीं पढ़ रहे हैं, समवेयर दिक्कत आ जाएगी। क्या दिक्कत आती है, ये प्रॉब्लम आती है कि हमें ये पता ही नहीं कि भाई करना क्या है। कोई नया क्वेश्चन हमारे सामने आ गया, हम उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, और इंस्टीट्यूट विल कम अप विद द न्यू क्वेश्चंस। अब मैं नए क्वेश्चंस की जब बात कर रहा हूं, मैं क्यों बोल रहा हूं इंस्टीट्यूट नए क्वेश्चन के साथ आएगा। चलो बेटा जाते हैं जरा AS9 की तरफ। AS9 आप में से किस किस ने पढ़ा हुआ है, पहले प्लीज एक बार मुझे बताइए। AS9 ओल्ड सिलेबस में किस किस ने पढ़ा हुआ है, एक बार हैंड रेस कर दीजिए जिस जिसने भी ओल्ड सिलेबस में AS9 पढ़ा। बच्चों देखो, अगर पार्टिसिपेट अगर नहीं करेंगे ना दिक्कत होगी। बेटा आप लोगों के लिए सेशन रखा जा रहा है ये, तो पार्टिसिपेशन। चलो कुछ बच्चों ने हैंड रेस करा, सर हमने AS9 पढ़ा। बेटा आप लोगों के सामने स्क्रीन पे इस टाइम पे एक इलुस्ट्रेशन है, ठीक है। इलुस्ट्रेशन बड़ी सिंपल सी है।
बहुत सिंपल इलुस्ट्रेशन है, लेकिन बस इतना रिकॉल करो, क्या ऐसा इलुस्ट्रेशन कभी पहले तुम्हारे सिलेबस में था? नहीं था। एक फूड डिलीवरी बिजनेस है, क्या करते हैं, कस्टमर को और कहते हैं कि तुम ऑर्डर करो लोकल रेस्टोरेंट से, हम डिलीवरी करेंगे। पर्टिकुलर ईयर में बताया गया है कि भाई कितना पैसा हमने कलेक्ट किया, फूड आइटम से, डिलीवरी चार्जेस और जीएसटी। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कितना रेवेन्यू रेस्टोरेंट वाले रिकॉग्नाइज करेंगे, कितना जीगेटो रिकॉग्नाइज करेगा। अगर तुम ध्यान से सोचो, इन्होंने क्या किया, जो जिस मॉडल पे जोमेटो और स्विगी काम करते हैं, उन्होंने उसी मॉडल के ऊपर एक क्वेश्चन बना दिया, रियल लाइफ सिनेरियो के ऊपर उन्होंने एक क्वेश्चन फ्रेम करके तुम लोगों को दे दिया। और अब तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ जी रेस्टोरेंट का कितना रेवेन्यू होगा और कितना रेवेन्यू जो है वो फूड डिलीवरी वाले का होगा, स्विगी जोमेटो का कितना रेवेन्यू होगा। रियल लाइफ सिचुएशंस के बेस के ऊपर क्वेश्चन बना दिया। जिस बच्चे ने बेटा सिर्फ ऊपर ऊपर से स्टैंडर्ड पढ़ रखा होगा ना, मतलब जिस बच्चे ने एक चार्ट के फॉर्म में कर रखा होगा, जहां पर नया पॉइंट आ गया वहां वो बच्चे को पता ही नहीं। अब प्रॉब्लम क्या है, 27 बेटा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे सिलेबस का हिस्सा है। तुम लोग कहोगे सर हम ना 27 तो कर नहीं पाएंगे, हम एक काम करें 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ दें। बेटा पहली चीज तो अब तक क्लैरिटी हमें खुद नहीं है एज फैकल्टी सभी को, कि पेपर पैटर्न एग्जैक्टली रहने क्या वाला है। वाई? बिकॉज हमें इतना पता है सिर्फ कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू हैं, वो भी केस स्टडी बेस्ड, और 70 मार्क्स के जो हैं डिस्क्रिप्टिव है। अब ये 70 मार्क्स की वेटेज क्या रहेगी, बाइफोरिकेशन क्या रहेगी। जब ओल्ड पैटर्न था हमें कहीं ना कहीं पता था बेटा क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, 20 मार्क्स के आपको एएससी मिलेंगे। और यही होता था, चाहे पेपर 1 उठा लो चाहे पेपर 5 उठा लो, पहले 4 क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट होते थे काउंटिंग स्टैंडर्ड ही होते थे ना बेटा। क्या अब हमारे पास कुछ ऐसा है? अब तो 65-70 मार्क्स के आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आने हैं। अब क्या, 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 4 का आएगा, 3 का आएगा, कैसा फ्रेम होता है क्वेश्चन कोई नहीं जानता। जब तक इंस्टीट्यूट कोई मॉडल पेपर रिलीज नहीं करता, हमें नहीं पता लगेगा कि इस 70 की वो बाइफर्केशन क्या कर रहा। पहले क्या होता था, पेपर नंबर 5 में बच्चे को पता होता था कंसोलिडेशन का एक क्वेश्चन आना है, अमेलगमेशन का एक क्वेश्चन आना है। क्या अब भी हम उसी चीज के ऊपर हैं? जरूरी नहीं है ना कि अब भी हम उसी स्टैंड के ऊपर हों कि हाँ जी अमेलगमेशन पक्का है जी, आएगा ही आएगा 14 का, कंसोलिडेशन आएगा ही आएगा। नॉट नेसेसरी, हो सकता है आ भी रहा हो, लेकिन टिल द टाइम वी डोंट हैव एनी पेपर फ्रॉम इंस्टीट्यूट, तब तक हम जज नहीं कर सकते, जब तक आरटीपी नहीं आती हम जज नहीं कर सकते। नाउ कमिंग आउट ऑन द एमसीक्यू पार्ट, बेटा अगर तुम लोग एमसीक्यू का पार्ट भी अगर तुम देखो तो ऐसा नहीं है कि एमसीक्यू सर कोई भी हो जाएगा आंसर। एमसीक्यू का भी बेटा एक अच्छा लेवल है। पहली बात तो इंस्टीट्यूट कहता है कि हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पूछेंगे। जब हम केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू की बात करके चलते हैं, बेटा मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, बेटा शायद तभी अकाउंट्स पढ़ा रहा हूं मैं। और जिन बच्चों को नहीं पता, मैं बता देता हूं बेटा, मेरा खुद का इंटर लेवल पे स्कोर अकाउंट्स में 93 का रहा है एज ए स्टूडेंट। रिसेंटली जो मेरा रहा है अकाउंट्स के अंदर 85 का स्कोर रहा है एट सीएमए इंटर लेवल। ठीक है, एंड आई एम ऑल इंडिया रैंक 20 इन सीएमए इंटर। तो डेफिनेटली देर इज समथिंग जो मैं अपने पेपर में अलग कर रहा हूं। कुछ तो ऐसा है ना बेटा जो मैं अलग जानता हूं, या कुछ तो ऐसा है ना जो मैं अलग कर रहा हूं। बेटा डरा नहीं रहा बच्चे, सोल्यूशन बता रहा हूं बेटा, विकास डरा नहीं रहा बेटा, माइंडसेट चेंज करो। मैं आप लोगों को यहां पर वही तो तरीका तो बताया है कि जब आप एएस पढ़ रहे हो तो यू हैव टू गो थ्रू द बेयर टेक्स्ट वंस, शॉर्टकट्स नहीं अपनाने बेटा। आपका इंस्टीट्यूट जो है वो अप्रोच अब चेंज कर रहा है, फ्रॉम द क्रैमिंग थिंग नाउ वी आर कमिंग टू दैट थिंग कि भाई किस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है। जिस बच्चे के कंसेप्ट क्लियर है वही बच्चा आगे कहीं ना कहीं जा पाएगा। अब आपके सामने बेटा ये क्वेश्चन है एमसीक्यू, आप लोग बेटा इसको पढ़ के देखो एमसीक्यू को। ठीक है, डरा नहीं रहा हूं, इनको पढ़ के देखो तो सही बेटा कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। ये जरूरी क्यों है, जब पता होगा हम तभी तो तैयारी कर पाएंगे। बेटा बेयर टेक्स्ट तो कहीं से भी मिल जाएगा, आप सर्च करो बेयर टेक्स्ट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, आपको मिल जाएगा। रेदर ओल्ड सिलेबस जब था ना, अगर जिन्होंने भी नवंबर में पेपर दिए हैं, आपके स्टडी मटेरियल के साथ बुक आती थी बेयर टेक्स्ट की। उन्होंने ग्रुप 1 के साथ भी बुक दी थी, ग्रुप 2 के साथ भी बुक दी थी। इस बार इंस्टीट्यूट नहीं बुक दे रहा बेयर टेक्स्ट की, न्यू सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने बेयर टेक्स्ट की बुक नहीं दी है। अब आप ये देखो बेटा जरा, अब ये वाला अगर आप देखोगे, इन्होंने क्या करा, कहते हैं कि कौन कौन सी कंडीशन मेट होनी चाहिए रिकॉग्नाइज करने के लिए रेवेन्यू। इन्होंने 6 पॉइंट लिख दिए और नीचे ऑप्शन कैसे दिए, 1 सेकंड एंड फिफ्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, 1 थर्ड एंड फिफ्थ, 1 फोर्थ एंड फिफ्थ।
अब जिस बच्चे ने पढ़ रखा होगा बेटा वही आंसर दे पाएगा ना। अगर आप सिर्फ एक ऊपर ऊपर से शॉर्टकट में जाओगे, कहां से ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे दोगे? तो समझो इस चीज को बेटा, नॉलेज गेन करो, अप्रोच को समझो। कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप करते हो, अब सर सोल्यूशन क्या? सर हम ना बेयर टेक्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ेंगे। सही अप्रोच बता रहा हूं, चाहे आप सेल्फ स्टडी करो चाहे आप कहीं से कोचिंग लो। मेरा ये मानना है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर ढंग से सीखने हैं प्रैक्टिकली और पेपर के लिए, तो सबसे पहले तो बेयर टेक्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा करो और बेयर टेक्स को समझने की कोशिश करो। आपको एक बार टाइम लगेगा उस चीज को करने में, लेकिन एक बार आपको अप्रोच समझ में आ गया। अब देखो, AS16 है। अगर तुम लोग बेटा AS16 को ऐसे देखोगे, तुम्हें क्या लगेगा कि भाई सिर्फ पैराग्राफ है। लेकिन एक बार मेरी साइड वाली मार्किंग देख लेना, तुम लोगों को ऐसा लगेगा नहीं भाई पैराग्राफ नहीं है, प्रैक्टिकल है। कुछ तो बना रखा है ना, कुछ तो ड्राइंग सी करी हुई है ना समझाने के लिए, है ना? तो यानी प्रैक्टिकल है बेटा। पहली चीज तो यही चीज है, आपको थोड़ा सा अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा। बेयर टेक्स्ट को अच्छे से पढ़ो। एक बार ये समझो कि उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव क्या है। वंस यू गॉट टू नो कि इस स्टैंडर्ड का ये ऑब्जेक्टिव है, अब आपने उस ऑब्जेक्टिव के बेस के ऊपर एक माइंड मैप बना लेना है। जैसे अगर मैं आपको एक माइंड मैप बना के दूं AS11 का, अगर यहां पर मैं आपको AS11 का एक माइंड मैप दिखाऊं। ये लो बेटा, AS11 बेटा बस इन 5 चीजों के बारे में बात करता है, खत्म। बेसिक्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है। अगला ये बात करता है फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन के बारे में, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेगा, फॉरेन ऑपरेशन के बारे में बात करता है, और लास्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। तुम वैसे बेटेक्स पढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार पता नहीं क्या दे रखा है, लेकिन अगर एक माइंड मैप बना लोगे ना, तो आसान बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, सब टॉपिक वाइज चीजों को डिवाइड कर लेना। एएस को तोड़ लो कि एएस जो है वो बात किस बारे में कर रहा है, उसको तोड़ लोगे, एएस क्या बन जाएगा, आसान बन जाएगा। आपने फिर टॉपिक्स को पढ़ना है। जैसे एएस अगर तुम 12 देखो, AS12 के अंदर ऑब्जेक्टिव है, स्कोप है AS12 का, फिर कुछ डेफिनेशंस गिवन है, डेफिनेशन के बाद अप्रोचेस पाई गई हैं, उसके बाद ये स्टैंडर्ड से बात करके चलता है कि रिकॉग्निशन कैसे करके चलेंगे। ये मेन बात, ये बेसिक चीजें हैं। बेसिक्स के बाद अगर तुम ये स्टैंडर्ड पढ़ोगे ना, बस स्टैंडर्ड ना इसके बारे में बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट ग्रांट अगर नॉन मॉनिटरी नेचर की है, स्पेसिफिक फिक्स एसेट्स रिलेटेड है, डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट तब क्या, रेवेन्यू से रिलेटेड है तब कैसे ट्रीट करेंगे, और प्रमोटर कंट्रीब्यूशन नेचर की है तब कैसे ट्रीट करेंगे। बस इतना पता है, पर्पस सॉल्व। ऑल यू नीड टू नो इज कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बच्चे लिखा क्या है। एक बार बेटेक्स रीड करो, माइंड मैप बनाओ कि यार ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन 5 चीजों के बारे में बात करता है। फिर आपको स्टैंडर्ड मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि वो स्टैंडर्ड आपका ना टॉपिक्स में बढ़ जाएगा। जैसे AS5 है तो आपका वो टॉपिक्स में बढ़ गया। एक टॉपिक है प्रायर पीरियड आइटम, एक है ऑर्डिनरी एक्टिविटीज, एक है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एक है आपका चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, एक है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अब मुझे अलग अलग अगर इन टॉपिक को पता है कि किस टॉपिक के अंदर क्या है, मेरा कंसेप्ट क्लियर, फिर उठा लो बेटा कोई भी क्वेश्चन। एक और चीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर बेटा क्वेश्चंस जो होता है ना, उसको बहुत मैटर करता है। अगर आप क्वेश्चंस नहीं पढ़ के जा रहे हो, कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है हमें आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि भाई वो क्वेश्चन कौन से स्टैंडर्ड का है। तो इस वजह से जो आपके इंस्टीट्यूट ने जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं आपके स्टडी मटेरियल में, प्लस जो भी RTPs आएंगी MTPs आएंगी, आपने उसको बेटा छोड़ के नहीं जाना है। रेदर पिछली RTP MTPs जितनी आपके पास अवेलेबल है, वहां से क्वेश्चन आप में करके जाओ उन स्टैंडर्ड्स के, ताकि आपको पता हो कि यार स्टैंडर्ड है इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सर आंसर कैसे देना है स्टैंडर्ड को। तो बेटा आंसर देने के लिए अगर आप देखो, तो मैं आपको लेकर जाता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 के ऊपर। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेटा 16 जो है अभी आपके सामने आया है, एक बार जरा इसका देखना बेटा, आंसर जो है हमने कैसे कैसे देना चाहिए आंसर। बेटा जब भी कोई स्टैंडर्ड क्वेश्चन आ रहा है, कोई भी स्टैंडर्ड आप आंसर कर रहे हो, अगर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, जैसे AS16 एक प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड है, तो अगर उस टाइप का क्वेश्चन है आप उसको डायरेक्टली सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन है जहां पर कहीं ना कहीं आपको एक एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत है, वहां पर पहले हम एक्सप्लेनेशन देंगे। जैसे इलुस्ट्रेशन नंबर 1 देखो स्टडी मटेरियल का, तो सबसे पहले हमने क्या करा है, एक एक्सप्लेनेशन दी। क्वेश्चन पूछा था कि ट्रीटमेंट क्या होगा इंटरेस्ट का। तो यहां पर बेटा ये क्वेश्चन हर बच्चा सॉल्व कर लेगा, जिसने AS16 पढ़ा हुआ है वो हर बच्चा सॉल्व कर लेगा कि 7.5 लाख रुपए कैपिटलाइज होना चाहिए, 10.5 लाख रुपए जो है P&L में चार्ज करेंगे। ये चीज तो हर बच्चा लिख कर आ जाएगा यार, कि 7.5 की वैल्यू निकालना और 10.5, ये कोई मुश्किल टास्क नहीं है। ये तो वैल्यू हर बच्चा निकाल लेगा। पॉइंट आता है कि क्या हम एडिशनल क्या लिख कर आ रहे हैं, हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि जिससे हमारा आंसर लग दिख रहा है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ इंस्टीट्यूट। तो बेटा हम लिख कर आ रहे हैं, हम बता कर आ रहे हैं कि AS16 के अकॉर्डिंग बोरविंग कॉस्ट, हमने स्टैंडर्ड का नाम लिखा। बोरविंग कॉस्ट क्या होते हैं, दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ अ क्वालिफाइंग एसेट, शुड बी कैपिटलाइज्ड। उसको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए एज अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। ठीक है। और ये अमाउंट कैसे निकालेंगे, इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड। और अदर बोरविंग कॉस्ट को कैसे करेंगे, रिकॉग्नाइज करके चलेंगे एज एक्सपेंस इन द पीरियड इन विच दे आर इनकर्ड। बस इतना सा लिख दिया, एग्जामिनर इंप्रेस है बेटा। हमने यही तो करके आना है, हमने एग्जामिनर को इंप्रेस करके आना है। हमने 2 लाइन में आंसर नहीं देके आना, हमने साथ में रेफरेंस देकर आना है कि भाई इंस्टीट्यूट जो है हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अब AS13 के अंदर अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया हो, एक कंसेप्ट आता है रिक्लासिफिकेशन वाला। आता है कि रिक्लासिफिकेशन करंट इन्वेस्टमेंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से करंट इन्वेस्टमेंट में रिक्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं, यस और नो। अब जो रिक्लासिफिकेशन के बच्चे क्वेश्चंस आते हैं, वहां पर आपसे इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट करके चलता है। बच्चे वो लाइन तो हर कोई वैल्यू आइडेंटिफाई कर लेगा कि भाई किसके ऊपर आएगा, वो लोअर वाली वैल्यू तो हर बच्चा लिख देगा। बट इंस्टीट्यूट हमसे क्या एक्सपेक्ट करके चलता है कि आप ना 2 लाइनें लिख कर आओ, एक पैरा नंबर 24 और एक पैरा नंबर 23। पैरा नंबर 24 क्या बोलता है कि जब आप करंट से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर अगर क्लासीफाई रिक्लासीफाई करते हो, तो ट्रांसफर्स आर मेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। और व्हेन यू आर रिक्लासीफाइंग फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट टू करंट इन्वेस्टमेंट, तो लोअर ऑफ कॉस्ट एंड कैरिंग अमाउंट ऑन डेट ऑफ ट्रांसफर। बस ये 2 लाइनें हैं बेटा जो इस क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट करके चलता है। ये 2 लाइनें जिस बच्चे ने लिख दी, उसको पूरे 5 मिल जाएंगे। बाकियों की बाकी पार्ट जो है वो तो सारे बच्चे ठीक ही करके आते हैं। लोअर वाली वैल्यू हर बच्चा ठीक आइडेंटिफाई कर लेता है, वो लिख भी आता है। पॉइंट यही आता है कि ये 2 लाइनें कौन लिख कर आ रहा है। आप जब आंसर देकर आ रहे हो बेटा, देखो सुनो, लॉ के आंसर आप लोग लिखते हो ना, लॉ में आंसर कैसे लिखते हो, पहले आप प्रोविजन एक्सप्लेन करते हो ना, पहले आप प्रोविजन बताते हो, फिर जो आपको केस स्टडी दी होती है उसके साथ आप रिलेट करते हो, फिर आप कंक्लूजन पे जाते हो, है ना, एनालाइज करके। बेटा सेम चीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर होती है। जब हम किसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का हमने आंसर देना है, अगर हम वहां पर पैराग्राफ नंबर मेंशन कर सकते हैं, जैसे लॉ में आपने सुना होगा कि अगर सेक्शन नंबर पता है बेटा तब भी लिखो, अदरवाइज मत लिखना। सेम चीज मैं कहता हूं, अगर पैराग्राफ नंबर पता है तब लिखो, अगर अदरवाइज पैराग्राफ नंबर मत लिखो। जो प्रैक्टिकल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते हैं उसको तो आपने सॉल्व करना है, उसमें किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती। अमेलगामेशन AS14 कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आती, AS20 प्रैक्टिकल है, हर बच्चा सॉल्व कर लेता है। प्रॉब्लम कौन से स्टैंडर्ड्स में आती है, AS1 आंसर ही नहीं लिखना आ रहा होता है ना, AS1 में मैं आंसर ही नहीं लिख रहा होता। और AS1 है क्या, AS1 तो कुछ भी नहीं है, डिस्क्लोजर की बात करता है, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, है ना, सिर्फ इतनी बात करता है। अब वही बात आती है कि सर डिस्क्लोजर में अगर मुझे ये पता है किस चीज का डिस्क्लोजर देना है, मैं वो एक लाइन लिखा हूं, स्टार्टिंग में 2 पैराग्राफ लिखा हूं, पर्पस सॉल्व हो जाता है। डिस्क्लोजर के अंदर देखो मेन आपका इंस्टीट्यूट इस बारे में बात करता है। सबसे कॉमन जो क्वेश्चन आता है AS1 के अंदर वो ये बात आता है, कह रहे हैं कि अगर चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, ये पैरा नंबर 26, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब जिस बच्चे ने आंसर लिखते टाइम सिर्फ वो डिस्क्लोजर एक दिया, ठीक है, सिर्फ एक या 2 लाइनें लिख दी, 3 लाइनें लिख दी, उसको थोड़ा मार्क्स देगा। वही बच्चा अगर पहले एक्सप्लेन करके आए कि पैरा नंबर 26 ये कहता है अगर कोई भी चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर जिसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है या तो करंट पीरियड में, या रीजनेबली एक्सपेक्टेड है कि मटेरियल इफेक्ट होगा लेटर पीरियड में, तो उसको डिस्क्लोज करना है। अगर उसका मटेरियल इफेक्ट करंट पीरियड में है, तो आपको अमाउंट और नेचर ऑफ आइटम डिस्क्लोज करके चलनी है। लेकिन अगर अमाउंट का स्टेन नहीं कर सकते, तो आपको ये फैक्ट डिस्क्लोज करना है कि दैट अमाउंट कैन नॉट बी अस्टेन्ड, दैट अमाउंट कैन नॉट बी अस्टेन्ड। ईशा एक बार अपने लेवल बच्चे चेक करिए बेटा, बाकियों को भी वॉइस का इशू आ रहा है क्या।
बेटा मुझे किसी और बच्चे ने बोला नहीं है, ईशा आई थिंक आपके एंड पे बेटा नेट का कुछ इशू ना हो, ठीक है। फिर वो क्या कहता है कि अगर चेंज जो है अकाउंटिंग पॉलिसी का, जिसका मटेरियल इफेक्ट जो है, कोई मटेरियल इफेक्ट इसका करंट पीरियड में नहीं है लेकिन लेटर पीरियड में है, तब भी आपको डिस्क्लोजर देके चलना है जिस ईयर में चेंज हुआ है, राइट। तो बेटा अगर मैं ये चीजें अगर लिख कर आ जाऊं, अगर मैं ये चीजें बेटा लिख कर आऊं और फिर मैं अपना आंसर दूं, तो मुझे बताओ क्या मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे? यही बस एक्सपेक्ट कर रहे हैं इंस्टीट्यूट आपसे। दिक्कत वहां आ जाती है जब आप शॉर्टकट में चले जाते हो ना, जब आपने बेयर टेक्स्ट को एक बार भी नहीं पढ़ा, सिर्फ एक चार्ट फॉर्म से पढ़ के गए, वहां प्रॉब्लम ये आती है कि हमें लैंग्वेज फ्रेम करनी नहीं आती। ये बच्चा हर बच्चा लिख कर आ जाएगा, जहां पर मेथड चेंज हुआ है, वेटेड एवरेज पे आ गए फीफो से, वहां हर बच्चा लिख कर आ जाएगा भाई इन्वेंट्री पे ये इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट पे इंपैक्ट पड़ेगा। लेकिन वो जो डिस्क्लोजर है वो देना कैसे है? स्टार्टिंग में अगर तुम यही चीज लिख कर आ जाओ, ये पैराग्राफ लिख कर आ जाओ बेटा, वही आंसर ना, कहते हैं ना चार चांद लग जाएंगे तुम्हारे आंसर में। और बेटा वही चीज तो एग्जामिनर ढूंढ रहा है, वही चीज तो इंस्टीट्यूट ढूंढ रहा है। और बेटा एक चीज और सोचो, जब तुम कल को फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करोगे, चलो तुम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर हो, कल को जब तुम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेटा प्रिपेयर करोगे, ठीक है, या यूजर हो तुम लोग, अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं कि ड्यू टू चेंज इन पॉलिसी इन्वेंट्री विल इंक्रीज बाय 20,000 एंड प्रॉफिट विल इंक्रीज बाय 20,000, कुछ समझ में आ रहा है ज्यादा? क्या वहां से कुछ ज्यादा समझ में आ रहा है? नहीं समझ आ रहा है ना। बेटा अकाउंटिंग पॉलिसी में हम चेंज क्यों करते हैं? क्या अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होनी चाहिए? पहली बात तो है सर चेंज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल वायलेट होता है। बट क्या अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तीन सिचुएशन होती है। पहली सिचुएशन रिक्वायर्ड बाय स्टैट्यूट है, दूसरा कंप्लाई करना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ, तीसरा हमें लगता है कि उससे बेटर प्रेजेंटेशन होगी, एक मोर बेटर ट्रू और फेयर व्यू मिलेगा, है ना। तो अगर किसी क्वेश्चन, तुम्हें कोई क्वेश्चन आ गया, वो बता रहा है कि भाई हमने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करी है, हम पहले क्या करते थे, फीफो फॉलो करते थे, अब वेटेड एवरेज में जा रहे हैं, तो बेटा वहां पर सीधी सी बात है, लॉ की रिक्वायरमेंट ये है नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कॉम्प्लाइंस ये है नहीं, बेटर प्रेजेंटेशन के लिए कर रहे हो ना, तो पताकर तो आओगे ना, जो यूजर है उसको हमें पताकर आएंगे ना कि भाई हमने ये मेथड क्यों चेंज करा है। तो जब तुम इसके आंसर देखोगे, तुम देखोगे वहां पर उन्होंने एक लाइन लिखी होती है। क्या लाइन लिखी होती है? AS1 के अंदर अगर तुम देखोगे ना, दो ही क्वेश्चन बनाता है इंस्टीट्यूट, कि फीफो से वेटेड एवरेज में चले गए और एक प्राइम कॉस्ट और वर्क कॉस्ट वाले पे जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट वाले पे। जहां पर वेटेड एवरेज में हम जा रहे हैं ना, वहां पर इंस्टीट्यूट एक लाइन लिखता है अपने आंसर्स में, कह रहे हैं इट बेटर रिफ्लेक्ट्स द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ इन्वेंट्री। ये लाइन ढूंढ रहा है इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट ये ढूंढ रहा है कि भाई बच्चे ने ये चीज लिखी या नहीं लिखी। और यहां पर इंस्टीट्यूट का आंसर तुम देखो, क्या इंस्टीट्यूट ने पहले वही एक्सप्लेन करा कि एज पर AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, अगर कोई चेंज हुआ है अकाउंटिंग पॉलिसी के अंदर, देखो इंस्टीट्यूट भी पहले यही बता रहा कि पहले हम उसको डिस्क्लोज करेंगे, कि AS1 के पहले AS क्या बोलता है, पहले इंस्टीट्यूट ने वो बताया, फिर उसके बाद उन्होंने आंसर दिया। बेटा दिस इज समथिंग विच इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू। तो क्या आपको थोड़ा सा एक आइडिया लगा कि भाई हमने जो है कैसे AS को पढ़ना है, कैसे उसका आंसर लिखना है। अब बेटा होता क्या है कि हम अपनी तरफ से समझते हैं हम सही लिख रहे हैं। बच्चे आप समझो, आप ना ऑडिट नहीं पढ़ रहे, आप कोई न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे, कोई ये नहीं कि मैं एक ऑडिट कर रहा हूँ, हाँ जी इंस्टीट्यूट ने ठीक लिखा हुआ, ठीक लगा हुआ है, ऐसे लिखेंगे। अगर ऐसा पढ़ने से मैं पेपर में उसको वैसे लिख पाता ना, बात ही क्या थी। जब तक हम खुद से आंसर लिखना नहीं शुरू करेंगे ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, तब तक हमें AS का आंसर लिखना नहीं आएगा। आपको खुद से ऑन टाइम लगाना पड़ेगा। घर पे एक टारगेट लेकर चलो, कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार करते हो, उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले बेयर टैक्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ो। बेयर टैक्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने के बाद उसका क्रक्स निकालो, ठीक है। अगर कोई भी नोट तुम्हारे पहले बने हुए हैं, या कोई यूट्यूब के ऊपर तुमने कोई वीडियो देखनी है, कोई लेक्चर्स लेने हैं, जो क्लास नोट्स हैं उसको रेफर करो। फिर क्लास नोट्स रेफर करने के बाद फिर तुम उसके सारे क्वेश्चंस करो, ठीक है। मतलब जैसा भी, जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, मैं नहीं कहता कि भाई फैकल्टी चेंज कर लो, मैं नहीं कह रहा किसी बच्चे को ये, ठीक है। वो तुम्हारी इच्छा है कि किस फैकल्टी से पढ़ना है। हर किसी बच्चे का अपना डिसीजन है। सेल्फ स्टडी वाले बच्चे भी होते हैं, फिर जो ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कहते हैं कि नहीं हमें तो भाई शॉर्ट आवर्स में चाहिए, ऐसे बच्चे भी होते हैं कहते हैं नहीं हमें तो भाई ढंग से डिटेल में पढ़ना है। हर बच्चे का बेटा देखो अपना तरीका। बट मैं आपको सही अप्रोच जो बताऊं वो क्या है, पहले बेयर टेक्स्ट पढ़ो। बेयर टेक्स्ट पढ़ने के बाद कोशिश करो अपने ही नोट्स बनाने की, समरी टाइप में।
पूरा स्टैंडर्ड एक समरी टाइप में हमने फ्रेम कर लिया, ठीक है, कि इस स्टैंडर्ड के अंदर ये मेन बातें बोली गई। उसके बाद उसके क्वेश्चंस रीड करना शुरू करो इंस्टीट्यूट से। एक बार क्वेश्चंस आपने रीड कर लिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चन स्टैंडर्ड में बनते हैं, एंड दिस इज समथिंग जो इंस्टीट्यूट हमसे एक्सपेक्ट करके चलता है। फिर जब तुम लोगों को अगली बार जब एएस रिवाइज करो ना, फिर क्या करो, कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन उठाओ उसी स्टैंडर्ड का और उसको लिख कर देखो। तुम बेटा जितनी मर्जी बार रीड कर लो एएस के क्वेश्चन, जब तक लिख कर नहीं देखोगे तुम रियलाइज करोगे यार हमें पता तो है यार लिखना क्या है, लेकिन लिख नहीं पा रहे। कहने को इंस्टीट्यूट का जो ये पहला क्वेश्चन है इलुस्ट्रेशन नंबर 1 है एएस 1 का, उसमें कुछ भी नहीं है, बड़ा सिंपल सा है। लेकिन जब तुम इसको खुद से लिखने बैठोगे ना, तुम रियलाइज करोगे यार लिख ही नहीं पा रहे। हमें पता भी है लिखना क्या है, लेकिन वो लैंग्वेज नहीं बन रही, स्पीड नहीं आ रही। क्यों? क्योंकि बेटा कभी इस तरीके से अकाउंट्स पढ़ा ही नहीं ना। कभी हमने ऐसे पेपर दिए नहीं जिसके अंदर अकाउंट्स के अंदर हमें लिखना पड़े। हम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते थे, कैलकुलेटर ज्यादा चलता था। अब ये एकदम से चेंज हो गया। क्यों? कुछ एक थ्योरेटिकल बेस्ड या डिस्क्लोजर बेस्ड स्टैंडर्ड आ गए, वहां तो बेटा ऐसे ही आंसर देना पड़ेगा। सिर्फ ये लिख कर तो मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, कि इन्वेंट्री जो चेंज हुई है, वैल्यूएशन का मेथड जो चेंज करा है, उससे प्रॉफिट में ये इंपैक्ट पड़ेगा, इन्वेंट्री पे इंपैक्ट पड़ेगा। सिर्फ उस चीज के मार्क्स तो नहीं मिलेंगे ना। अगर मार्क्स चाहिए पहले बताकर आना पड़ेगा। तो जब तुम लिखना शुरू करोगे, क्या एक रूटीन बनाओ, डेज फिक्स कर लो। एवरी मंडे ऑल्टरनेट हमने क्या करना है, दो क्वेश्चंस लिखने लिखने हैं एक एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तैयार किया, दो क्वेश्चन लिखे, फिर वेडनेसडे को फिर लिखे, फिर फ्राइडे को फिर लिखे, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन। तुम पता है क्या रियलाइज करोगे, जैसे 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 तुम लिखना शुरू कर दोगे ना, तुम्हें ना लिखना आता जाएगा। तुम कंपेयर करोगे ना अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल से, तुम रियलाइज करोगे तुम्हारा आंसर बेटर होता जा रहा है, तुम्हारा आंसर दिन बर दिन बेटर होता जा रहा है। और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि तुम वहां पर पहुंच जाओगे जो इंस्टीट्यूट की एक्सपेक्टेशन है। जिस दिन तुम उस पॉइंट पे पहुंच गए, उस दिन बेटा तुम लोगों की एग्जाम्पशन छोड़ो, तुम लोगों के ऑल इंडिया हाईएस्ट भी आ सकते हैं। बेटा मैं सीधा कहता हूं, मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूं, लेकिन अगर मैं ऑल इंडिया रैंक ला सकता हूँ सीएमए इंटर में, या मैं जो है 93 ला सकता हूँ अकाउंट्स में, या 85 ला सकता हूँ अकाउंट्स में सीएमए इंटर में, तो बेटा तुम भी ला सकते हो। अगर मैं कर सकता हूँ ना ये चीज, तुम लोग तो कर ही सकते हो। बट देर इज नथिंग जो हमारे ऐसा है जो हम अचीव नहीं कर सकते या इम्पॉसिबल है। इट इज जस्ट दैट एक सही अप्रोच जरूरी है। अब तक हम कैसे पढ़ रहे थे, वो सही था, कंसीडरिंग कि पेपर पैटर्न हमारा प्रैक्टिकल बेस ज्यादा था। अब जब पेपर पैटर्न में चेंज हुआ है, हमें भी तो थोड़ा सा तरीका चेंज करना होगा ना। और बेटा जब भी चेंज करना पड़ता है ना, हम डिस्कम्फर्ट में आते हैं। और अगर हमने ग्रो करना है ना, वाकई ही हमने कुछ सीखना है, अच्छा करना है लाइफ में, तो आपको डिस्कम्फर्ट में आना पड़ता है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। बिना कंफर्ट जोन से बाहर आए सॉल्व नहीं होगा पर्पस। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब तुम पढ़ने बैठोगे, बेयर टैक्स जब तुम पढ़ने बैठोगे, स्टार्टिंग में लगेगा मन नहीं करेगा, नहीं समझ में आ रहा, चल कोई वीडियो देख ले, है ना। स्टार्टिंग में मुश्किल होगी, लेकिन तुमने जब एक या दो बेयर टैक्स या तीन बेयर टैक्स तुम्हारे हो गए, फिर तुम्हें टेक्निक पता लग जाएगी। फिर तुम्हें पता लग जाएगा अच्छा बेयर टैक्स को पढ़ा कैसे जाता है। बेटा जब लॉ पहली बार पढ़ा था, दिक्कत हुई थी ना, यही नहीं समझ में आता था ना सेक्शन कौन सा है, सब सेक्शन कौन सा है, क्लॉज कौन सा है। लेकिन अगर तुम आज की डेट में लॉ पढ़ते हो समझ में आता है ना। जब टैक्स पहली बार पढ़ा था दिक्कत हुई थी ना। और छोड़ो, जब बचपन में थे एबीसीडी पहली बार पढ़ी थी, बेटा एबीसीडी को समझने में, याद करने में एक बार तो टाइम लगा था ना। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि अब बहुत जल्दी से हम जो है स्विच कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। बहुत जल्दी से स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि अकाउंटिंग हमने शुरू से कैसे पढ़ी है। सच्चाई ये है 90% बच्चा रट्टाफिकेशन पे चला होता है, उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। किसी अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, बच्चे को यही नहीं पता होता। तो सबसे पहले दैट अप्रोच हैज टू बी चेंज। सबसे पहले आपको अपने पढ़ने की टेक्निक सही करनी होगी। जिस दिन आपने अपने पढ़ने की टेक्निक सही कर ली, आपका आधा काम वहां बेटा सॉल्व हो जाएगा। 50% आपका वर्क वहां डन है। एक बार आपको काउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने आ गए, आपको टेक्निक पढ़नी आ गई, 3 स्टैंडर्ड पढ़ो, 4 स्टैंडर्ड पढ़ो, आप तुम खुद देखोगे मजा आने लगेगा। और जब मजा आने लगेगा काउंटिंग स्टैंडर्ड में, कर लोगे। यस, आई विल नॉट डिनाई द फैक्ट कि यस देयर आर सर्टेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिसकी लैंग्वेज टेक्निकल है, जिसका बेयर टेक्स्ट टेक्निकल है, जिसका बेयर टेक्स्ट एक फैकल्टी के लिए भी पढ़ाना चैलेंज होता है।
कि उस बेयर टैक्स को बच्चों के लिए कैसे आसान बनाया जाए। ऐसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अगर आप पूरा नहीं पढ़ पा रहे बेयर टैक्स से, उन स्टैंडर्ड्स के लिए आप जो है रेफर कर लो, एक समरी जो टीचर बना के देता है या क्लास नोट जो बनाए जाते हैं, उन स्टैंडर्ड्स के लिए बेशक कर लीजिए। लेकिन जो स्टैंडर्ड हमारे बेसिक है, सिंपल है, जो मैनेज करे जा सकते हैं बेयरटेक्स से, डेफिनेटली उन स्टैंडर्ड्स के लिए बेयरटेक्स ही रेफर करो। मुश्किल से 27 में से 2 या 3 स्टैंडर्ड होंगे जहां तुम तंग होंगे। 24 स्टैंडर्ड तो बेटा ऐसा होगा जो तुम मैनेज कर सकते हो। और छोड़ के कुछ नहीं जाना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ छोड़ के कुछ नहीं जाना? बेटा अब 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अगर 27 में से तुम 6 छोड़ गए, बेटा पेपर पैटर्न का पता ही नहीं है भाई क्या आना है। मॉक टेस्ट पेपर आने तो दो, तब रियलाइज होगा ना। अब 27 में से बेटा इंस्टीट्यूट कोई भी अकाउंटिंग इंस्टीट्यूट पूछ सकता है ना। तो क्या हम छोड़ के जाने का रिस्क ले सकते हैं? नहीं ले सकते। वो तुम रिस्क एपेटाइट है ही नहीं हमारा वो, कि हम वो रिस्क लेकर चले जाएं भी 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड छोड़ जाए। किस्मत अगर खराब हुई ना किसी दिन बेटा, तो वो 6 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम छोड़ के गए हो, पता लग रहा है 6 में से 3 के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, 4 के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, फिर क्या करेंगे हम पेपर में? तो छोड़ के नहीं जाना। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला है कि दैट ऑब्जेक्टिव हैज टू बी सॉर्टेड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया, हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का अपना एक ऑब्जेक्टिव है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की बात करता है, उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव है ना, वो बताता है ना कि भाई ये इस स्टैंडर्ड के अंदर क्या है। वैसे ही तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि सर हम जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं ना, अब तक हम पढ़ रहे थे पास होने के लिए, लेकिन अब हम जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं, हम पता है क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कल को जब हम आर्टिकलशिप में जाएंगे, कल को जब हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे, हमारे पास क्लाइंट आएगा, या हम अगर किसी कंपनी में काम कर रहे होंगे, हमें अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी बनाने की, तो हमें पता होना चाहिए कि भाई कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है, किस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को कैसे अप्लाई करना। बेटा पीपीटी नहीं है ये, मैं इसकी ना पीडीएफ क्रिएट करके शेयर कर दूंगा। डोंट वरी, पीडीएफ क्रिएट करके मैं शेयर कर दूंगा। और मैं इसका डाल दूंगा बेटा, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में बेटा हम डाल देंगे, ठीक है? गूगल ड्राइव का लिंक या वहां पर मैं शेयर कर दूंगा लिंक, डोंट वरी। ठीक है? सर तो मुझे बच्चे लगा ये कि मेरे नेट इशू में दिक्कत आ रही है, तो मैंने पूछ लिया कि पीपीटी तो नहीं शेयर हो रही। मुझे लगा मेरा नहीं नेट नहीं इशू आ नहीं रहा है, नहीं 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 तो नहीं बेटा, कोई पीपीटी शेयर नहीं हो रही मैंने इस कहा टाइम, कि सिर्फ मेरे को मेरी। सर्विस नहीं बंद हो गई। इस टाइम कोई पीपीटी नहीं है बेटा सामने। ठीक है? तो ओके बच्चा सर, थैंक यू। उम्मीद करता हूँ बेटा सबको समझ में आया होगा। बेटा डरना नहीं है सब्जेक्ट से। माना पोर्शन इंक्रीज हुआ, माना पोर्शन, सर ऑडिट की स्ट्रेटेजी, अभिषेक ऑडिट का सेशन जो है वो हमारे शौर्यम सर ऑडिट पढ़ाते हैं हमारे यहाँ। तो शौर्यम सर का सेशन है कमिंग संडे, वो ऑडिट का भी बता देंगे। डोंट वरी बेटा, हम आपको हर एक सब्जेक्ट का बताएंगे। बेटा उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से कुछ बेनिफिट हुआ होगा। ठीक है? अब बेटा बात समझेंगे। बेटा केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने हैं। केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हम तब आंसर कर सकते हैं जब हमारे कंसेप्ट क्लियर है। बच्चे अपना माइंडसेट क्लियर कर लीजिए। आप लोगों ने नॉलेज के लिए पढ़ना है, पास होने के लिए नहीं। जो बच्चा सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहा है ना बेटा, दिक्कत आ जाएगी कल को। अब बेटा पेपर पास कर लोगे, लेकिन उसका आगे क्या बेनिफिट? पेपर पास कर लिया लेकिन मुझे नॉलेज ही नहीं है, क्या मेरी आगे वैल्यू होगी? बेटा ऐसे रैंक होल्डर्स भी होते हैं जिनको नॉलेज नहीं होती, 6 महीने काम करते हैं फिर जॉब छोड़ देते हैं। ऐसे रैंक होल्डर्स भी होते हैं, क्यों? पता लग जाता है कंपनी वालों को कि भाई इसका रैंक जरूर आया हुआ है, लेकिन इस बंदे को काम नहीं आता, इस बंदे को नॉलेज नहीं है, पेपर तो पास कर गए लेकिन इस बंदे को काम नहीं आता। तो बेटा उस बंदे की भी वैल्यू नहीं होती। समझ लो इस चीज को। जिसकी नॉलेज है और अटेम्प्ट लगे हुए हैं ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। तो नॉलेज के लिए पढ़ो। और जब भी कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, इसी ऑब्जेक्टिव से पढ़ो। बेटा अभी आप लोग इंटर लेवल पे हो, मैं मान के चल रहा हूं आप में से मेजोरिटी बच्चा ऐसा है जो डायरेक्ट एंट्री वाला नहीं है। ठीक है? जो इंटर क्लियर करेगा फिर उसकी आर्टिकल्स की शुरू होगी। मुझे बताओ क्या हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव है? अकाउंट्स का मैंने तुम लोगों को बता दिया। कंपनी लॉ क्यों पढ़ा रहा है आपका इंस्टीट्यूट? इसी वजह से पढ़ा रहे ना, आपके पास कोई कंपनी का क्लाइंट आएगा तो आप उसको डील कैसे करोगे, कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, आरओसी के साथ फाइलिंग कैसे करते हैं। नॉलेज होगी तभी कर पाओगे ना। एलएलपी आपको ऐड करा गया आपके सिलेबस के अंदर, लॉ के अंदर। एलएलपी कैसे फॉर्म करते हैं, एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं। नॉलेज होगी बेटा तभी उसको अप्लाई कर पाओगे। टैक्स में आ जाओ, टैक्स में तुम लोगों को डायरेक्ट टैक्स पढ़ाया जाता है, इनकम टैक्स और जीएसटी क्यों पढ़ाया जा रहा है? बेटा किसी भी सीए के पास जाओगे, ये दो काम तो हर सीए के पास मिल जाते हैं बेटा। अब वो तभी सीख, अगर पढ़ा होगा डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स पढ़ रखा होगा, तभी अप्लाई कर पाओगे ना।
कैपिटल गेन की इनकम कैसे कैलकुलेट होती है, रेट्स क्या है, आते होंगे तभी तो क्लाइंट को डील कर पाओगे। बेटा मैं स्टॉक मार्केट में डील करता हूँ, मेरा स्टॉक मार्केट में मेरी बहुत ट्रांजेक्शन रहती है, मेरी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट मेरी बहुत रहती है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपको मेरी रिटर्न में मिलेगा ही मिलेगा, और नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन आपको मिल जाएंगी। मैं आपके पास अपनी रिटर्न लेकर आ गया, अगर आपने सिर्फ पास होने के लिए पढ़ा हुआ है, कैपिटल गेन एक्चुअल में आता ही नहीं है, क्या आप मेरी रिटर्न फाइल कर पाओगे, क्या मुझे सही गाइड कर पाओगे, या क्लाइंट को कंसल्ट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। जीएसटी है, जीएसटी का कोई क्लाइंट आ गया तुम्हारे पास, तुम लोगों से पेपर पास करने के लिए तुमने पढ़ा, नॉलेज के लिए पढ़ा ही नहीं, तुम लोगों को यही नहीं पता कि उसको रजिस्ट्रेशन करना भी है नहीं करना, उसको हम गाइड कैसे करोगे, आईटी से मिलना है नहीं मिलना, गाइड कैसे करोगे। बेटा गूगल कब तक काम आ जाएगा, गूगल काम आता है लेकिन तुम्हारी नॉलेज से बढ़ के नहीं है। इंस्टीट्यूट अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ाने का एक ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव को समझो, नॉलेज के लिए पढ़ो, उसको अप्लाई करो। जिस दिन ये अप्रोच चेंज हो जाएगी, एमसीक्यू तो कुछ भी नहीं है। जहां तक बात है सर एमसीक्यू की, सर एमसीक्यू कैसे करें, सर आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, जो नया स्टडी मटेरियल रिलीज करा है, नए स्टडी मटेरियल के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर अगर आप देखोगे, इन एवरी चैप्टर इंस्टीट्यूट ने क्या करा है बेटा, एमसीक्यू दिए हुए हैं। मैं आपको कोई भी एक चैप्टर दिखा देता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, हर एक चैप्टर के अंदर, से बायबैक ही देख लो, आपके इंस्टीट्यूट ने हर एक चैप्टर के अंदर बेटा एमसीक्यूज दे रखी है। आप लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, कंसेप्ट अपना स्ट्रॉन्ग बनाना है, चैप्टर का कंसेप्ट कवर करने के बाद इन एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। और बेटा मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, जब पिछली बार बेटा एमसीक्यूज इंट्रोड्यूस करे गए थे फर्स्ट टाइम, जब सिलेबस चेंज हुआ था 2018 के आसपास, ठीक है, तब ना इंस्टीट्यूट ने जिन जिन पेपर्स में एमसीक्यू एप्लीकेबल थे, इंस्टीट्यूट ने अलग से एक पीडीएफ रिलीज करी थी, बुकलेट रिलीज करी थी एमसीक्यू के लिए। इस बार आपका इंस्टीट्यूट कहता है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू हम पूछने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका इंस्टीट्यूट आरटीपी में भी एमसीक्यूज डालेगा, और जल्द ही हमारे पास एक बुक भी होगी इंस्टीट्यूट की तरफ से ही, जिसके अंदर एमसीक्यूज होंगे। मैं अभी इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट डेफिनेटली एक बुक जो है वो रिलीज करेगा एमसीक्यू के ऊपर। तो जो एमसीक्यू की बुक रिलीज करी जाएगी, वो आप लोगों ने 100% करके जानी है, और ये मेरी कमिटमेंट अब आप लोगों को है, ठीक है, मेरी तरफ से, हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर एमसीक्यूज आपके चाहे चैप्टर वाइज स्टडी मटेरियल में गिवन है, और जो आपका इंस्टीट्यूट रिलीज करेगा नए एमसीक्यूज जितने भी अकाउंट्स के लिए, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा यूट्यूब के ऊपर लाइव आकर, ठीक है, नहीं तो पब्लिक वीडियोस आप लोगों के लिए डाल दी जाएगी। तो मेरी तरफ से ये आपको इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बच्चे, किसी बच्चे को किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर भी डाउट आ रहा है, कहीं पर भी दिक्कत आ रही है, आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे, वहां पर आपको सीएज मिल जाएगा, ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे सर्च करोगे वहां सीएज मिल जाएगा, यूट्यूब पे सर्च करोगे वहां सीएज मिल जाएगा, नहीं तो मेरा नंबर मैं दे ही चुका हूँ, 7009170545, कहीं पर भी मैसेज कर देना, ठीक है। अगर कॉल करोगे, मैं नहीं उठा पाता हूँ, क्लास में होऊंगा, नहीं उठा पाऊंगा कॉल, लेकिन मैं कॉल बैक जरूर करूंगा। अगर मैसेज करोगे तो जैसे ही बेटा मैं फ्री होऊंगा, मेरे पास टाइम मिलेगा, मैं आपके मैसेज का, डाउट्स का रिवर्ट करूंगा। ऐसा नहीं होगा कि डाउट अनसॉल्व रहेगा, ये कई बार ऐसा हो जाता है अनइंटेंशनली, मिस हो जाता है, कभी मिस हो जाए तो दोबारा मैसेज ड्रॉप कर देना, डाउट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन बच्चे एक एम बना के चलो, बेटा देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। जिन बच्चों का फर्स्ट अटेम्प्ट है, अपनी बेटा जी जान लगा और क्लियर करो। जिन बच्चों का पहला अटेम्प्ट नहीं है, बेटा ये याद रखना, जो होता है बहुत अच्छे के लिए होता है। बेटा मेरे को भी कोई सीए बनने में कोई ऐसा नहीं है कि मेरी जर्नी बड़ी आसान रही, मैंने बहुत अप्स देखे, ठीक है, लेकिन जो मेरे को इन दो अल्फाबेट्स ने दिया है ना बेटा, अब मेरी लाइफ में, वो शायद कोई और डिग्री नहीं दे पाता। अगर मेरा सीए में इंटर में रैंक है, तो उसका आधे से ज्यादा क्रेडिट मैं अपनी सीए में जो मेरे को नॉलेज मिली है, मेरे को सीए की जर्नी में जो मैंने नॉलेज गेन करी है एज अ टीचर या एज अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड, जो मेरे को नॉलेज है, उस नॉलेज ने मेरे को हेल्प करा है सीए में रैंक लाने में। स्टडी ने शायद उतना हेल्प नहीं करा जितना मेरे को शायद उस नॉलेज ने हेल्प करा। तो नॉलेज हमेशा आपको आगे लेके जाती है। और अगर इंटर नहीं क्लियर कर पाए हो पुराने स्कीम के अंदर नवंबर 23 में, क्या पता बेटा, आपका नाम ऑलरेडी एक लिस्ट में लिखा हुआ है,
जो है ऑल इंडिया रैंक्स की लिस्ट, जो मई 24 की रिलीज होगी या नवंबर 24 की रिलीज होगी, जब भी आप पेपर दे रहे हैं। क्या पता आपका नाम उस लिस्ट में लिखा जाना है, इसलिए आप सीए नहीं बने, इसलिए आपका इंटर भी क्लियर नहीं हुआ। आप उदास हो रहे हो कि यार हमारा हमने पेपर दिए थे, हमें 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, मेरे पास मैसेजेस हैं सर 5 अटेम्प्ट हो गए, ठीक है, कि हमारा क्लियर नहीं हुआ, हम छोड़ दें क्या? बेटा क्या पता तुम्हारा नई स्कीम में पहले अटेम्प्ट में ऑल इंडिया रैंक है, तुम्हारा ऑलरेडी वहां नाम लिखा हुआ है, तुम्हारी डेस्टिनी ही यही है अगर, तो अब तुम सोच लो कि आप कोशिश करनी बनती नहीं है? अगर ऑल इंडिया हाईएस्ट लेकर आओगे, रैंक लेकर आओगे, वो क्या कमबैक होगा यार। और बेटा ध्यान रखना, इट इज द कमबैक दैट डिफाइंस यू। आप कमबैक कैसे करते हैं वो आपको डिफाइन करेगा। मार्कशीट में फेल लिखे होने से आप फेल नहीं हो गए। आप फेल उस दिन होंगे जिस दिन आप क्विट कर देंगे, जिस दिन आप गिव अप कर देंगे, जिस दिन आप डर जाएंगे। डरना नहीं है, हिम्मत रखनी है। और जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि भाई इसके बस का नहीं, कि 3 अटेम्प्ट लगा दी इसने, अब तो ये कहाँ बनेगी सीए, या अब कहाँ बनेगा सीए, या 2 अटेम्प्ट हो गए, इसके बस का है नहीं, इसने नहीं कर पाना। बेटा उनको जवाब देना है, और उनको जवाब बोल के नहीं देना। कहते हैं ना कि ऑल इंडिया रैंक लाके, रिजल्ट ऐसा लाके दिखाना है कि सामने से कॉल कर रहे हैं। कहना ना तुम्हारा रिजल्ट उन तक न्यूज़पेपर के थ्रू पहुंचे बेटा, कि भी इसका तो ऑल इंडिया रैंक आया। कोशिश तो करो बेटा, ऑल इंडिया हाईएस्ट लाने का एम तो करो। मेरी तरफ से कोई गाइडेंस चाहिए होगी बेटा, मिलेगी। मैं आपको बता देता हूँ हमारी तरफ से बेटा, मैं टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ। एंड वी आर लॉन्चिंग टेस्ट सीरीज नॉट ओनली फॉर दिस पेपर, अकाउंट्स पेपर, वी आर लॉन्चिंग टेस्ट सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कोई बच्चा अगर टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, वो भी मुझे मैसेज कर सकता है किसी भी सब्जेक्ट की। ठीक है, अदर देन दैट बेटा हमारे रिवीजन सेशंस रहते हैं। मैं हर एक अटेम्प्ट में रिवीजन सेशन लेता हूँ, वनडे मैराथन। अगर आप में से कोई देखना चाहता है हमारी वनडे मैराथन कैसे होती है, यूट्यूब पे जाओ, पब्लिक वीडियोस के अंदर मिल जाएगी। आपको अंदाजा लग जाएगा फाउंडेशन की, चाहे देख लो वनडे मैराथन, चाहे इंटर की मैराथन उठा के देख लेना। वनडे मैराथन के अंदर सिर्फ ये नहीं है कि कंसेप्ट करवाया खत्म, कंसेप्ट प्लस क्वेश्चन दोनों होते हैं बेटा। और वो चीज मई 24 के लिए भी होगी। ठीक है, और मई 24 के लिए कब होगी वनडे मैराथन? कोशिश रहेगी अप्रैल फर्स्ट वीक के अंदर या मार्च एंड में हम वनडे मैराथन कर लें, ताकि आप उसको एक दो बार देख लें। ये नहीं कि पेपर से जस्ट पहले उठाओ। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बेटा जो ये सेशन है आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। सर अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, सर ये फाइल, आप में से किसी को अगर फाइल चाहिए, तो बेटा ये जो सिलेबस वाली फाइल है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे से व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा फाइल। वेटेज वाली फाइल जो है आप लोगों को बेटा मिल जाएगी आईसीए की वेबसाइट के ऊपर। अदर देन दैट बेटा किसी बच्चे ने अगर अब कोई डाउट पूछना हो, किसी बच्चे का कोई सवाल हो, ठीक है, तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। अब मैंने बेटा बोल लिया 1.5 घंटा, ठीक है, अब आप लोगों की बारी। आप में से कोई भी कुछ पूछना चाहता है बेटा, किसी के मन में कोई भी सवाल है, प्लीज स्टार्ट कीजिए। इंडिविजुअल 1-to-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, स्टार्ट कीजिए बच्चे। वेलकम बच्चे, वेलकम भरत, वेलकम अंजलि, थैंक यू ईशा। जी, किसी बच्चे के मन में बेटा कोई भी डाउट, कोई भी सवाल? नो? सो क्या हम वाइंड अप कर सकते हैं सेशन? प्लीज थम्स अप दे दीजिए अगर वाइंड अप कर सकते हैं। वी कैन एंड द सेशन, प्लीज एक बार बेटा हैंड रेस कर दीजिए। ओके ग्रेट। चलो बेटा आई एम देयर, कोई सी भी तरह का सपोर्ट चाहिए हो जस्ट लेट मी नो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है, प्रेफरेबली व्हाट्सएप ही करना। कॉल करोगे, क्लास में होऊंगा नहीं उठा पाऊंगा। ठीक है, व्हाट्सएप करोगे शायद रिवर्ट कई जी बार जी जी। इमीडिएटली भी दे देता हूँ। ठीक है सर, अकाउंट्स पे मैंने इसके मॉड्यूल 3 से स्टार्ट किया है, तो वो क्या कंटिन्यू को बेटा? कोई दिक्कत नहीं है अभिषेक। मॉड्यूल 3 के अंदर आपका जो चैप्टर्स दे रखे हैं, आप करिए उन चैप्टर्स को, बाई बैक है उसके अंदर। ठीक है, तो मॉड्यूल 3 यू कैन कंटिन्यू, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, सो यू कैन कंटिन्यू विद मॉड्यूल 3, नो इशू एट ऑल। बेटा सिलेबस तो 100% करना है, वो इट डज नॉट मैटर कि आप कौन इसकी से जी। मॉड्यूल से कर रहे हैं पहले। सर डर लग रहा है अकाउंट्स को लेके, डोंट नो व्हाई सो मच। बेटा डरने की बात ही नहीं है बच्चे, बेटा डर के आगे तो जीत है, कहते हैं ना। और बेटा जब आप डर गए, फिर ओवरकम कैसे करोगे उस चीज को?
अगर किसी चीज से डर लगता है तो डर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? फेस करना पड़ता है ना उसको। डर लग रहा है ये तो कोई बात हुई नहीं। अगर मान लो मुझे बेटा स्विमिंग से डर लगता है, मुझे डूबने से डर लगता है, एग्जाम्पल, मुझे डर है कि भाई मैं डूब ना जाऊं, लेकिन जब तक मैं स्विमिंग ट्राई नहीं करूंगा, मैं पानी में कूदूंगा नहीं, क्या मेरा डर निकलेगा? नहीं निकलेगा। डर निकालने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा। सेम चीज है बेटा। सिर्फ सिलेबस देख के या पेपर पैटर्न देख के हमने डरना नहीं है। अप्रोच ही तो चेंज करनी है थोड़ी सी, कर लेंगे यार। ठीक है ना? थोड़ी सी अप्रोच चेंज करनी है, कर लेंगे। क्या दिक्कत है? टाइम लगेगा, एडजस्ट हो जाएंगे, जैसे एडजस्ट हो जाएंगे हमारा बेटा पेपर निकल जाएगा। बस मेहनत करनी है, थोड़ा सा टाइम और ज्यादा देना है। पहले हम शायद अकाउंट्स को उतना टाइम नहीं देते थे, अब तो शायद थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा और ज्यादा देना है। और बेटा कोई मुश्किल नहीं होता। ठीक है? मैंने अभी रिसेंटली जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 अपने रेगुलर क्लास के अंदर करवाया है। मैंने उसके नोट्स पहले बनवा दिए थे बच्चों को, और मैंने उसका अभी क्वेश्चंस अभी करवाए हैं, लेकिन मैंने विद इन 20 मिनट्स पूरा AS9 रिवाइज करवाया, उसको उसके क्वेश्चंस करवाए। 20 मिनट्स में AS9 रिवाइज, देन उसके क्वेश्चंस। ठीक है? ऑलमोस्ट 1 आवर 30-40 मिनट्स की कुछ वो क्लास है। 1.5 घंटे के अंदर हमने AS9 के सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आपके स्टडी मटेरियल से, और 20 मिनट्स उसमें रिवीजन है। जब आपको एएस आ जाते हैं ना, अच्छी बात पता है क्या एएस की? अगर आप लोगों को एएस आ गए, एएस को रिवाइज करने में टाइम नहीं लगता। AS1 5 मिनट में रिवाइज हो जाता है, 5 से 7 मिनट में। AS2 15 मिनट्स, AS4 10 मिनट, AS5 10 मिनट। इतना ही टाइम चाहिए कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए। उसके बाद तो क्वेश्चंस के ऊपर टाइम लगाना होता है। लेकिन वो 10 मिनट तक पहुंचने से पहले मेहनत, वो 20 मिनट तक पहुंचने से पहले मेहनत, वो मेहनत करनी है बेटा। जी बच्चों। Excuse me, sir. एंड हाँ जी बच्चे। I'm audible, sir. हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बेटा। सर एक्चुअली मैंने अभी नवंबर 23 में फर्स्ट ग्रुप दिया था। फर्स्ट टाइम था मेरा एंड बच्चे उसमें मैं पहले अपना मुझे नाम बताओ, नाम क्या है बच्चे? सर अभी अभी जी, अभी बोलिए। जी सर। तो सर उसमें मेरा जो था मेरा कहते हैं रह गया, मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, मेरा अकाउंट्स में ही रह गया था। बाकी सारे आपने सब्जेक्ट्स में नवंबर मेरा 23 में ग्रुप वन दिया है सिर्फ? जी सर मैंने सिर्फ ग्रुप 1 दिया था एंड मैंने उसमें सिर्फ अकाउंट्स जो था वो किया था एंड एडवांस अकाउंट्स से मैंने नहीं किया था। एंड ओके। ऑडिट की मेरी क्लास लेकिन हो चुकी थी, मैं पहले ग्रुप बोथ ग्रुप ले जाने का सोच रहा था। मेरा ऑडिट की ठीक क्लास है हो जी। चुकी है। तो सर ठीक है। राइट नाउ मेरा जो एडवांस अकाउंट्स का बैलेंस पोर्शन है, जो अब न्यू एडवांस अकाउंट्स है वो, एंड एफएमएसएम की क्लासेस जो हैं वो इन रनिंग है, मतलब अब मैंने आईटीओसी करी थी एंड अब ठीक मैंने है। रीस्टार्ट किया है। सो सर मेरे को इस चीज के बारे में एक थोड़ा मतलब मैं एक गाइडेंस लेना चाह रहा था कि राइट नाउ जो भी मेरी करंट सिचुएशन है, सो मेरे को May 24 में वेदर आई शुड गो फॉर सिंगल ग्रुप और चलो, बोथ ग्रुप इज मैनेजेबल। चलो प्रैक्टिकल बात करें थोड़ा सा। ठीक है? बेटा इफ आई कंपेयर ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, ग्रुप 1 इज बल्कि, ग्रुप 2 थोड़ा सा कम है। ठीक है? सबसे पहले यस। आप एनालाइज करो कि, और ये हर बच्चे के लिए, सबसे पहले आप लोग एनालाइज करो कि आपका ग्रुप 1 का स्टेटस क्या है, ग्रुप 2 का स्टेटस क्या है। मैं ग्रुप 1 की बात करके चलो। मेरे पास जितना अभी टाइम बचा है पेपरों से पहले, पहली बात तो अभी तक डेटशीट नहीं आई है। ठीक है? सो वी आर नॉट श्योर कि पेपर मई 1 से है या इलेक्शन की वजह से थोड़ा पोस्टपोन होगा, बट वी हैव टू टेक इन टू कंसिडरेशन मई 1 ओनली। अगर मई 1 से पेपर है, मेरे पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं। आइडली मेरे पास सिर्फ 3 मंथ्स बचे हैं। क्या इस 3 महीने के अंदर वी आर इन दैट स्टेट कि मैं ग्रुप 1 का जो मेरा चेंजेस हुए हैं एडवांस काउंट्स में स्पेसिफिकली, क्या मैं वो सारे के सारे चेंजेस कवर कर सकता हूँ विद रिवीजन? प्लस जो टैक्स है, क्या उसकी फाइनेंस एक्ट की अमेंडमेंट्स हम कवर कर सकते हैं, इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों की? क्योंकि आपका टैक्स वाला पेपर भी बल्कि है, बड़ा सब्जेक्ट है। आपका एडवांस काउंट्स भी बड़ा सब्जेक्ट है। और लॉ के अंदर भी 3 चैप्टर ऐड हुए हैं, कुछ डिलीशन भी है लॉ में, और इंटरनल अमेंडमेंट भी होंगी डेफिनेटली। राइट? तो क्या वी आर इन दैट स्टेट कि हम ग्रुप 1 को अच्छे से कवर करके उसको रिवाइज कर लें? बेटा एक चीज और, एक माइंडसेट होता है कि भाई हमें अगर किसी पेपर को क्लियर करना है, 4 रिवीजन चाहिए, 5 रिवीजन चाहिए। बेटा मैं इस चीज में बिलीव ही नहीं करता। मैं कहता हूं कि अगर मेरी 2 रिवीजन है, लेकिन वो 2 रिवीजन इफेक्टिव है, दैट इज बेटर देन अ स्टूडेंट जिसने 5 बार रिवाइज करा है लेकिन इसके कंसेप्ट नहीं क्लियर। ठीक है?
तो अब पहले आप ये चीज सोचो, क्या आपके पास वो सफिशिएंट टाइम है कि आप ग्रुप वन का पूरा सिलेबस वाइंड अप करके आप उसकी इतनी रिवीजन कर सकते हो, इंक्लूडिंग टेस्ट देके, कि आप अपना क्लियर कर लो? इफ यू फील ऐसा नहीं है, तो हमें शिफ्ट होना चाहिए ग्रुप टू में। वाई? क्योंकि ग्रुप टू का आप कह रहे हो आपका ऑडिट कंप्लीट है, एफएमएसएम आपकी क्लासेस चल रही है, कॉस्टिंग आपने पहले पढ़ रखा है, तो कॉस्टिंग के अंदर आपको कम मेहनत लगेगी, राइट? और कॉस्टिंग में आई थिंक ज्यादा चेंजेस हैं भी नहीं। सही बोल रहा हूं? यस सर। तो मेरा क्या ग्रुप टू निकलने का चांसेस और ग्रुप टू की रिवीजन के चांसेस क्या इन कंपैरिजन टू ग्रुप वन ज्यादा है? यस डेफिनेटली। सर। राइट नाउ जितना सिलेबस हम देखें, मे बी वी आर नॉट इन दैट पोजीशन कि हमें दो ग्रुप के लिए जाना चाहिए, सो वी हैव टू चूज बिटवीन ग्रुप वन एंड ग्रुप टू। थोड़ा सा मैं प्रैक्टिकल बात करके चलूं, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिवीजन फैक्टर एंड द चेंजेस इन एडवांस अकाउंट्स, क्योंकि हमने सिर्फ ग्रुप वन का ही अकाउंट्स पढ़ा हुआ है, ग्रुप टू का अकाउंट हमने कभी पढ़ा नहीं था। तो हमारे लिए तो कितने स्टैंडर्ड नए हो गए? हमारे लिए 19 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नए हो गए, प्लस दो टॉपिक और। तो हमारे लिए तो बल्कि हो गया, और राइट, तो हमारे लिए तो 21 टॉपिक हमने नए पढ़ने हैं, और नए पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। तो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल यहाँ पे अप्रोच करें, तो यहाँ पे डीमोटिवेट नहीं कर रहा, बट क्या ग्रुप टू के लिए जाना ज्यादा सेफर है? और हमें क्या ग्रुप वन टारगेट करना चाहिए फिर नवंबर में? लेकिन क्या अभी हम फिर ग्रुप वन का कुछ ना पढ़े सर, वो और गलत हो जाएगा। हमें पता है कि हमारे पास मई में हमारे पेपर है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं दैट फॉर नेक्स्ट 45 डेज और 50 डेज और 60 डेज हम लगाकर जो पोर्शन हमारा एडवांस काउंट्स का नया आया है, हम उस पोर्शन को एक बार कवर जरूर कर लें। मतलब हम दिन में, मैं कह रहा हूँ 3 आवर्स हम एलोकेट कर दें ओनली फॉर एडवांस अकाउंट्स, बिकॉज टैक्स हमने कहीं ना कहीं पहले पढ़ रखी है, ठीक है, लॉ हमने पहले पढ़ी हुई है, 3 टॉपिक ऐड हुए हैं, लेकिन जो मेजर चेंज है वो एडवांस अकाउंट्स में है। तो अगर मैं एडवांस अकाउंट्स का जो नए वाला पोर्शन है जो मैंने पहले नहीं पढ़ा हुआ, अगर मैं उस पोर्शन को कवर कर लेता हूँ, अगर मैं उस पोर्शन को बेटा कवर कर लेता हूँ विद इन बाय फेब एंड या से मार्च 10 तक, तो मेरा एडवांस अकाउंट का पोर्शन एक बार हो गया। मैं मई में ग्रुप टू के पेपर दूं, मई में ग्रुप टू के पेपर देने के बाद मैं, मेरे को इतना पता है कि मेरा सिलेबस कंप्लीट है। मुझे सिर्फ क्या करना है, जो पोर्शन मैंने पहले कवर नहीं करा था अकाउंट्स का, यानी जो पेपर वन वाला, मुझे एक बार उसको रिवाइज करना है, और उसका मेरे को सिर्फ रिवीजन पे फोकस करके चलना है ना? तो क्या चांसेस हमारे ज्यादा बढ़ जाते हैं? यस सर। ठीक है बेटा, हर बच्चे को अलग एंगल से सोचना होगा। कई बच्चे ना ईगो पे ले जाते हैं कि भाई मैंने तो ग्रुप वन ही देना है पहले। बेटा मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, वेदर यू हैव दैट मच टाइम कि आप एक डेडिकेटेड टाइम घर पे दे सकते हो, सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन कर सकते हो। इफ योर आंसर इज यस, मैं खुद कहता हूँ बेटा ग्रुप वन के लिए जाओ। बट अगर आपको लगता है कि आपके पास सफिशियंट टाइम नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करके रिवीजन करके आप ग्रुप वन दे सकते हो अच्छे से, ठीक है, तो मैं आपको खुद सजेस्ट करूंगा कि फिर आपको ग्रुप टू को प्रायोरिटी देनी चाहिए। ग्रुप वन को थोड़ा सा बैक स्लॉट पे डाल के ग्रुप टू को प्रायोरिटी देनी चाहिए। सो इट इज अ इंडिविजुअल कॉल, मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, अल्टीमेट बेटा पेपर आपने देना है, डिसीजन आपका। सो आपको यस अपना सर। करंट सिनेरियो आपको बेटा मैं एक चीज जरूर मानता हूँ, बच्चा मुझसे झूठ बोल सकता है, बच्चा अपने पेरेंट्स से झूठ बोल सकता है, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। आपको सच्चाई पता है कि आपने को ग्रुप वन में आता कितना, ग्रुप वन का आपको कितना सिलेबस आता है कितना नहीं, उसकी सच्चाई आपसे बेटर कोई नहीं जानता। तो अपने आप से पूछो, क्या इतना टाइम है मेरे पास कि मैं ग्रुप वन को कंप्लीट करूं, ठीक है, उसको रिवाइज कर लूं, टेस्ट भी दे दूं, और मैं क्लियर कर लूंगा? इफ आंसर इज यस, गो फॉर ग्रुप वन। बट इफ द आंसर इज नो, और आपको लगता है कि ग्रुप टू ज्यादा कन्वीनियंट है, ग्रुप टू जल्दी होने का चांस है, ग्रुप टू की सिलेबस जल्दी कवर हो जाएगा, रिवीजन ज्यादा हो जाएगी, टेस्ट अच्छे से हो जाएंगे, ग्रुप टू मेरे निकलने का ज्यादा स्कोप है, तो वहां पर आइडली हमें ग्रुप, रैशनली हमें ग्रुप टू के लिए जाना चाहिए। तीसरा ऑप्शन, हम तो जिद पे आ गए कि भाई देने तो दो ग्रुप ही साथ में, लेकिन ये दिख रहा है कि मई में नहीं दे सकते। ऑप्शन इज टू स्किप फॉर मई अटेम्प्ट, एम फॉर रैंक, अपना सिलेबस वाइंड अप करो बाय इन एनी केस बाय जून, जून एंड तक अपना सिलेबस खत्म करा, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने सिर्फ रिवीजन टेस्ट दिए, नवंबर में रैंक लेकर आए और इंटर क्लियर करी।
सो इट इज नाउ योर डिसीजन बच्चे कि कौन सा आपको बेस्ट लग रहा है। बट वेन आई से एमिंग एंड रैंक, बेटा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मैनिफेस्ट करना पड़ेगा वो कि हाँ जी मुझे रैंक लेकर आना है। उतनी मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे रैंक के लिए, अगर हम रैंक का ये सोचते हैं और स्किप करते हैं। अगर कोई बच्चा मई स्किप करता है विद एन एम ऑफ रैंक, बेटा फिर रैंक आना चाहिए। कोशिश करना है कि हमने फिर रैंक लेकर आना है बेटा। मैंने सीएमए में क्यों कर रहा हूं मैं सीएमए? बिकॉज आई कुड नॉट गेट अ रैंक इन सीए। मेरी सीए की जर्नी वैसी नहीं रही जैसा मैंने सोची थी। इट टुक मी सम अटेम्प्ट्स, इट टुक मी सम अटेम्प्ट्स इन सीए। तो मेरी सीए की जर्नी वैसी नहीं थी जैसा मैं चाहता था। मेरे को था यार कि मेरे को रैंक लेकर आना है। आई कुड नॉट गेट देयर इन सीए, सो आई स्टार्टेड सीएमए। और मैंने जब सीएमए स्टार्ट करी थी, जिस दिन सीएमए का फॉर्म भरा था, उस दिन ही सीएम से भरा था कि भाई मेरे को रैंक लेकर आना है। एंड व्हेन आई अपेयर्ड फॉर सीएमए इंटर, मुझे पेपरों के बाद कहीं ना कहीं पता था, आखिरी पेपर देने के बाद, कि यार मेरा रैंक भी आ सकता है। एंड जब रिजल्ट्स आया, आई हैड अ रैंक, एंड दैट इज ऑल इंडिया रैंक 20। एंड इन नॉर्थ इंडिया मेरा रैंक सेकंड है बेटा। इन ट्राई सिटी मेरा रैंक फर्स्ट है। एंड ट्राई सिटी का ओनली रैंक होल्डर हूं मैं सीएम में इंटर, जिस अटेम्प्ट में मेरा हुआ। सो दैट एम हैज टू बी वेरी क्लियर। मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी यही बात करी थी कि ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, कि आप अगर कोई चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो। और यही चीज बेटा लाइफ के अंदर अप्लाई करती है। अगर मुझे ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव ही नहीं क्लियर, फिर तो बेटा भवरों की तरह घूमते रहेंगे हम, कभी 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 इस फूल पे कभी उस फूल पे। ठीक है ना? अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लो बच्चे, रास्ता अपने आप नजर आएगा, रास्ता बन जाएगा। और ये चीज हर बच्चे के लिए है एप्लीकेबल, हर एक सिचुएशन में एप्लीकेबल है बेटा लाइफ के। अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर करिए पहले। जी। थैंक यू सर। अभी और कुछ बच्चे? मैं जी थैंक यू सर। हाँ जी, कुछ कह रहे थे बेटा, बोलो बोलो, कंप्लीट करिए। नहीं सर, मैं यही बोल रहा था कि मैं इस चीज़ के ऊपर कहते हैं जो आपने बोला उस चीज़ के ऊपर आई विल गिव अ थॉट एंड अकॉर्डिंगली मैं फिर प्लान करूंगा। एंड थैंक यू फॉर द गाइडेंस। वेलकम बच्चे, वेलकम। थैंक एनीथिंग यू एल्स सो मच। बच्चे? किसी और बच्चे ने कुछ पूछना हो? अभिषेक, अमन, ईशा, खुशी, गुरसिमर, किसी और बच्चे ने बेटा कुछ पूछना हो? नो? चलो बेटा, सो वी विल एंड द सेशन। बेटा आई विल अपलोड दिस सेशन, आई विल ट्राई आज ही अपलोड हो जाए ये यूट्यूब के ऊपर। अदरवाइज डेफिनेटली इट विल बी अपलोडेड टुमारो। ठीक है? तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। और इफ यू अलाउ जस्ट 2 मिनट्स, मैं आप लोगों के साथ चैट पे ही बेटा एक लिंक शेयर कर देता हूँ। हमारा बेटा एक ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप के ऊपर गाइडेंस के लिए फॉर नवंबर 2023। तो मैं उसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ठीक है? यू ऑल कैन ज्वाइन दैट ग्रुप ऑल्सो। वहां से आपको बेटा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी रिगार्डिंग अदर सेशंस। आपको वहां से बेटा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कोई भी बाकी सब्जेक्ट के भी जो हमारे सेशंस होने वाले हैं। ठीक है? जस्ट अलाउ मी 2 मिनट्स। बच्चे मैंने लिंक शेयर कर दिया ग्रुप के अंदर। तो इफ एनीवन इंटरेस्टेड यू ऑल कैन ज्वाइन दिस ग्रुप। इसके अंदर बेटा कल आपको कॉस्टिंग का हमारा कल सेशन रहने वाला है, तो वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है? देन ऑन सैटरडे वी डू हैव सेशन ऑन एफएम।
एंड ऑन संडे वी हैव सेशन ऑडिट, और टैक्स और लॉ का सेशन भी बेटा जल्दी स्टार्ट रहेगा, ठीक है। सो चलो बेटा, वी आर एंडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच, ठीक है, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर।